मैग्नस जेफिर, अगर वह मेरी मदद कर सकता है तो क्या उसके पास यहाँ से बेहतर कोई अनोखा उपकरण है? एडम ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। लिरला ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, उसके पास बहुत बढ़िया उपकरण है, लेकिन यह उससे कहीं बढ़कर है। वह शक्तिशाली, चालाक और चतुर है, वास्तव में अधिकांश वैज्ञानिकों की तरह जो अपने लिए काम करते हैं। मेरा मतलब है, एक साधारण व्यक्ति होना इतना प्रभावशाली बनना आसान नहीं है कि सरकार और सेना आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आपको प्रयोगों में डूबने दें, चाहे उनका लक्ष्य कुछ भी हो, केवल कभी कभी अनुरोध भेजें। लिरला के अंतिम शब्द सुनकर एडम की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि यह वर्णन एडेन हैंड के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, एक वैज्ञानिक जो अपनी प्रयोगशाला में भीषण प्रयोग करता है, और कोई भी उसे रोकने नहीं आता। लिरला ने आगे कहा, मैग्नस ज़ेफिर जैसे लोग विभागों में काम करने वाले वैज्ञानिकों से अलग हैं। हालांकि कोई भी उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहता, बल्कि पद के आधार पर उन्हें शोधकर्ता, इंजीनियर या निदेशक कहता है। लिरला ने भौहें सिकोड़ी, कभी कभी अपनी उंगलियां मेज पर टैप कर रही थी, उसकी निगाहों में स्पष्ट ईर्ष्या दिख रही थी। एक निपुण चिकित्सक के रूप में वह भी इतना ऊंचा उठना चाहती थी कि उसे वैज्ञानिक कहा जाए और उसकी अपनी प्रयोगशाला हो जिसमें प्रयोगों के लिए कोई प्रतिबंध न हो। वैसे भी वैज्ञानिकों और मैग्नस ज़ेफिर के बारे में ज्यादा जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप उससे मिलने आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से चेतावनी दे दूंगी, हालांकि यह खुली जानकारी है और पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन उसका तरीका कहीं ज्यादा खतरनाक और जोखिम भरा है। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता कि इस बार वह क्या लेकर आएगा, और आप उसके जैसे कमीने से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। लिरला ने बड़ी भौहें सिकोड़ते हुए अपने होंठ काटे। जेना ने अपना सिर झुकाया, वह उससे कुछ पूछना चाहती थी जो उसे परेशान कर रहा था। श्रीमती लिरला, आपने तलाक इसलिए लिया क्योंकि मैग्नस जेफिर एक बदमाश था, है न? जेना ने सुझाव दिया। नहीं, लिरला ने गुस्से से भरी निगाहों से मेज पर मुट्ठी पटकने से पहले धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया। उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसका एकमात्र तर्क ये था कि मैं बहुत मूर्ख हूं। ये तो अकल्पनीय है, लिरला ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। जेना की आंखें चौड़ी हो गईं। एडम भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। चाहे मैग्नस ने ऐसा अपने अहंकार के कारण किया हो या कोई अन्य कारण था, इससे पता चलता है कि उसे अपनी क्षमताओं और स्थिति पर पूरा भरोसा था। हाँ, अगर मैग्नस के लिए लिरला बहुत मूर्ख है, तो वह क्या करने में सक्षम है? एडम ने सोचा और लिरला पर एक नजर डाली। वह इस विभाग की प्रमुख थी और एडम के इलाज की देखरेख करती थी, लेकिन वह अभी भी मैग्नस के लिए कुछ भी नहीं थी। ये या तो मैग्नस की प्रतिभा या उसके अहंकार, या दोनों का एक साथ संकेत था। मैं समझती हूँ कि तुमसे ये पूछना बेकार है कि तुमने क्या चुना है न? लिरला ने एडम की ओर देखा। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। जरूर, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे कुछ करना होगा। एडम ने पीछे मुड़कर देखा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, फिर उसने जेना की ओर देखा। अरे, सिल्वाना अभी तक यहाँ नहीं आई। जेना का चेहरा काला पड़ गया, जिससे एडम को चिंता हुई कि कहीं कुछ गंभीर बात न हो गई हो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि वह भी अपने घर पर होगी, आपका इंतजार कर रही होगी। जेना ने जवाब दिया, अपनी उंगलियों से अपने कपड़ों को रगड़ते हुए, क्योंकि वह घबरा रही थी। एडम ने कोई भी अपरिपक्व निष्कर्ष निकाले बिना थोड़ा सिर हिलाया। एक घंटे बाद, कुछ परीक्षण पास करने के बाद, एडम विभाग से बाहर निकला और सीधे सिल्वाना के अपार्टमेंट की ओर चला गया। वह इसके बारे में बहुत अधिक सोचना नहीं चाहता था, लेकिन वह इस तथ्य को रोक नहीं सका कि विचार सचमुच उसके दिमाग में भर रहे थे, और उसकी चिंता धीरे धीरे बढ़ रही थी। कदम कदम कदम, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, एडम लिफ्ट से बचते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया, मानो वह इस क्षण को यथासंभव लंबे समय तक टालना चाहता था। एडम दरवाजे के सामने रुका, एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया। छप छप, चीनी मिट्टी के बर्तन से एम्बर रंग का तरल पदार्थ निकला, जो धीरे धीरे 3 कप भर गया। हरी आंखों और लंबी भूरी चोटी वाली एक लंबी लड़की ने ट्रे उठाए और हॉल में चली गई जहां 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक के बाल भूरे और आंखें दुर्लभ नीलम रंग की थीं, जबकि दूसरे के बाल काले और आंखें गहरी नीली थीं। तो जब तुमने दरवाजा खोला और ये देखा, है न? ट्रॉन ने शांत भाव से पूछा, टैबलेट पर कुछ लेख पढ़ते हुए। चाय तैयार है, रिस्का ने कहा। उसने कप पहले ट्रॉन के सामने रखा, फिर एडम के सामने, और उसके बाद ही खुद के लिए लिया, और फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ट्रॉन के बगल में विनम्रता से बैठ गई। ट्रॉन हमेशा की तरह शांत और गंभीर दोनों था। खैर, अब उसके पास शांत होने का एक और कारण था, क्योंकि वह K3 फैंटम बन गया था, जो उसकी शक्तिशाली आभा से स्पष्ट था। धन्यवाद। ट्रॉन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी नजर रिस्का से एडम की ओर घुमाते हुए। तो बस इतना ही? एडम ने चिंतित भाव से सांस फूलने दी। हाँ, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा, मैं चिंतित था, लेकिन मैं इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने सिल्वाना को देखा, उसने मुझे कैमरों से देख लिया होगा।
मैंने दरवाज़ा खोला और उसे देखा, अपने घुटनों पर, माथे को ज़मीन पर दबाए, मुझसे माफ़ी मांग रही थी। जाहिर है, वह साल्ट विलेज में अपने व्यवहार के लिए बहुत दोषी महसूस करती है। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके दिल में हल्का सा दर्द गूंज रहा था। ट्रॉन ने अपनी भौहें उठाईं, हालांकि वह अचंभित भी था, लेकिन आश्चर्यचकित लग रहा था। और इतना सब होने के बाद तुम भागकर यहाँ आने का फैसला कर लिया। एडम ने अपने होंठ काटे, वह स्पष्ट रूप से अपने किए पर शर्मिंदा था। हाँ, मैं तो बस बहुत उलझन में था। आखिर यह सब क्या था? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि यह उसकी गलती थी, वह तो बस मेरे बारे में चिंतित थी, और हमने युद्ध के मैदान में इसे जल्दी से सुलझा लिया। लेकिन उसने इतनी हताशा से माफी मांगी जैसे उसने सबसे बड़ा पाप किया हो और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, ये डरावना था। ट्रॉन और रिस्का ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे पहले कभी इस स्थिति से नहीं गुजरे थे, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि सिल्वाना किस तरह की इंसान है, इसलिए उन्होंने समस्या को ज्यादा अनुभवी फैंटम और ऑपरेटर के रूप में समझा। ट्रॉन ने गहरी सांस ली, टैबलेट को एक तरफ रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर एडम की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझता हूँ। खैर, परिस्थितियों को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया समझ में आती है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने और चीजों को और खराब करने से बेहतर है कि आप चीजों के बारे में ठीक से सोचें, खासकर तब जब आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हों। ट्रॉन ने शांति से कहा, लेकिन उसका लहजा गंभीर था। अरे, उसके शब्द मेरे दिमाग में घुस रहे हैं। एडम ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। ट्रॉन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, और एक पैर को दूसरे पैर पर रख लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि हम दोनों को एहसास है कि समस्या यह है कि सिल्वाना ने अपना आत्मविश्वास और ठंडापन खो दिया है, वह आपकी बहुत परवाह करती है। इसके अलावा, उसे खुद भी इसका एहसास है, लेकिन आगे गलतियां करने के बारे में वह कुछ नहीं कर सकती, यह उसके लिए और भी बुरा होता जा रहा है। एडम ने हल्की सी भौहें सिकोड़कर अपना सिर हिलाया। ठीक है, ट्रॉन ने कहा, उस स्थिति में आपके पास इस समस्या को हल करने के लिए दो विकल्प हैं। एडम ने ट्रॉन की ओर देखा, उसकी निगाहों में आशा थी। एडम को नहीं लगा कि खंडहरों में उसका और सिल्वाना का छोटा सा संघर्ष अब जो हो रहा था, उसके लायक था। आखिरकार, वह उसे बचाना चाहती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम दोनों बातें कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, और इस समस्या और अपनी भावनाओं को एक व्यवस्थित दिनचर्या में सुलझा सकते हो। मैं इसे नहीं छिपाऊंगा, मुझे यह विकल्प पसंद नहीं है। ट्रॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो दूसरा क्या है? ट्रॉन मुस्कुराया। नियंत्रण रखना, कठोर और समझौता रहित। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक विवरण गलत जगह पर गिर गया। आपको बस इतना करना है कि उसे बलपूर्वक वापस लेना है। ट्रॉन की आंखों में चमक दौड़ गई। सिल्वाना को याद दिलाओ कि वह कैसी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे याद दिलाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारा आत्मविश्वास या अहंकार ही तुम दोनों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसे यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि तुम युद्ध में मर सकते हो। तभी ट्रॉन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसकी आवाज धीमी हो गई। नहीं तो, अगर वह मानती है कि तुम युद्ध में मर सकते हो, तो ये निश्चित रूप से किसी न किसी समय होगा। एडम और ट्रॉन ने कुछ देर तक बातचीत की, रिस्का कभी कभी उनकी बातचीत में शामिल हो जाती थी। आखिरकार, वे भी समस्याओं से गुजरे हैं और उन्हें हल करने के तरीके खोजे हैं। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात एडम का निर्णय था। उसे ट्रॉन द्वारा दिए गए दो विकल्पों में से एक चुनना था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पहले ही चुनाव कर लिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह काफी है। ईमानदारी से, हमने पहले ही जरूरत से ज्यादा चर्चा कर ली है। ट्रॉन ने धीरे से कहा, दरवाजे की ओर एक नजर डालते हुए मानो एडम को बता रहा हो कि उसके जाने का समय हो गया है। जरूर, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने तुम्हारे और रिस्का के बीच सबसे बड़ी समस्या के दौरान सख्त व्यवहार किया था? एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ट्रॉन को घूरा। ट्रॉन ने तुरंत शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। एडम ने रिस्का की ओर देखा, जो थोड़ी शर्मिंदा थी, उसे अपने रिश्ते का वह दौर याद था, और उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि यह कुछ खास था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभावशाली। अच्छा, ऐसा है। उसी दिन, एडम दुकान पर गया और एक ढीली ग्रे जैकेट खरीदी, जिसके किनारे लंबे थे और उसमें कुछ बटन थे। दर्जी ने एडम को देखा और उसके लिए एक खास एक हाथ वाली जैकेट बनाने की पेशकश की, लेकिन एडम ने मना कर दिया। आखिरकार, ये कपड़ा सिर्फ आज रात के लिए था, इस शाम के लिए, जो जैकेट के बावजूद किसी महंगे रेस्तरां में नहीं होने वाली थी। रात के अंधेरे शहर से गुजरते हुए सिल्वाना के अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही कई लोगों ने एडम की तरफ देखा। कुछ इसलिए क्योंकि उसके पास हाथ नहीं था, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। हालांकि, किसी ने भी उसके पास आकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे अभी परेशान न करना ही बेहतर है। इस शाम, केवल एक ही व्यक्ति को एडम का समय लेने का अधिकार था, और वह भी अभी तक नहीं जानता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। नल। इस बार एडम ने लिफ्ट का उपयोग किया। वह इस क्षण में देरी नहीं करना चाहता था, या अब वह डर नहीं रहा था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसे क्या करना है।
सिल्वाना ने संभवतः उसे पहले ही कैमरे पर देख लिया था और उसके आगमन की तैयारी कर रही थी, लेकिन एडम इंतजार नहीं करने वाला था। दरार। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और हालांकि दरवाजा अभी खुला नहीं था, फिर भी उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी प्रयास के ताला तोड़ दिया तथा एक तेज चरमराहट के साथ दरवाजे को दीवार से उखाड़ दिया। कदम कदम कदम। बाथरूम की लाइट जल रही थी, इसलिए जब एडम अंदर गया तो उसने सिल्वाना को हैरान देखा। वह पहले से ही अपना सामान्य काला औपचारिक सूट पहने हुए थी, लेकिन उसके बाल स्टाइल में नहीं थे, वे बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा अधिक प्यारा और हानिरहित लग रहा था। इससे पहले कि सिल्वाना कुछ बोल पाती, एडम उसके पास आया और अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, मानो उसे बोलने से मना कर रहा हो। तुम पहले ही खत्म हो चुके हो, एडम ने सख्ती से कहा, जिससे सिल्वाना की निगाहें घबराहट से भर गईं। अब तुम चुपचाप मेरे पीछे आओगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? एडम ने सख्ती से पूछा। सिल्वाना ने थोड़ा सिर हिलाया। अजीब बात यह है कि उसके बाद ही उसने सोचना शुरू किया कि क्या हो रहा है, उसके जवाब के बाद ही जैसे कि वह सम्मोहित हो गई हो। सड़क के किनारे एक काली कार और उसका ड्राइवर उनका इंतजार कर रहे थे। पिछली सीट पर जहां एडम और सिल्वाना बैठे थे, उनकी आंखों पर एक कसी हुई पट्टी बंधी हुई थी। बिना किसी देरी के सिल्वाना ने उसे पहन लिया। जाहिर तौर पर वह घबराई हुई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा, यदि आंखों पर पट्टी बांधना आवश्यक था, तो सिल्वाना को ये पता नहीं चलना चाहिए था कि वे कहां जा रहे थे। यात्रा काफी लंबी थी, बाहर से आने वाली सभी आवाजें बंद थीं, इसलिए सिल्वाना को केवल इंजन की लगभग खामोश आवाज ही सुनाई दे रही थी। प्रत्येक बीतते मिनट के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अपनी तीव्र श्रवण शक्ति के कारण एडम सिल्वाना की तेज दिल की धड़कनों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था और वह कितनी घबराई हुई थी यह भी सुन सकता था। लेकिन उसने उसे सांत्वना देने या इस बारे में कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई, यह अभी बहुत जल्दी थी। जल्द ही कार रुकी, एडम बाहर निकला, सिल्वाना के लिए दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ लिया। वे कठोर जमीन पर चल रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से डामर नहीं था, सिल्वाना इसे महसूस कर सकती थी। आसपास का वातावरण शांत था, बहुत शांत, केवल हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे, जो खतरे के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर वे रुक गए। कुछ मिनटों के बाद, तनाव सहन न कर पाने के कारण, सिल्वाना कांपती आवाज में बुदबुदाई। एडम, क्या तुम यहाँ हो? नल। जब एडम सिल्वाना के कान के पास गया तो उसका हाथ सिल्वाना के कंधे पर पड़ा। क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था? एडम ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे सिल्वाना के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। खैर, अब हम यहाँ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम देखो कि हम कहाँ हैं। एडम ने सिल्वाना की आंख की पट्टी हटा दी, जिससे ऐसा दृश्य सामने आया कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्थान उन दोनों के लिए बहुत परिचित था, हालांकि एडम यहाँ सिल्वाना की तुलना में बहुत अधिक बार आया था, या यूं कहें कि अब तक सिल्वाना ने कभी इन जमीनों में कदम नहीं रखा था। मृतभूमि। सिल्वाना ने अविश्वास में बड़बड़ाया और उसकी निगाहों में स्पष्ट भय था। उसने चारों ओर देखा। पास ही में कई तरह की ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। उनमें से कुछ में सफेद क्रिस्टल निकले हुए थे, जिनमें थोड़ी ऊर्जा थी। वहां लगभग कोई धूल या गंदगी नहीं थी। चट्टानें बिल्कुल साफ थीं, मानो उन्हें किसी गुरु ने अभी अभी तराश कर बनाया हो। आमतौर पर मृतभूमि हड्डियों और मारे गए राक्षसों के अंगों से ढकी होती थी, तथा शक्तिशाली हमलों, विस्फोटों आदि के निशान पीछे रह जाते थे। रुको, ये तपता रेगिस्तान नहीं है, यह अलग थलग चट्टानें हैं, सिल्वाना ने कहा। अगर स्कॉचिंग डेजर्ट फोर्ट नॉर्टन के सामने था, तो एलिनेटेड रॉक्स गढ़ के विपरीत दिशा में था। हालांकि ये दोनों क्षेत्र शुरुआती क्षेत्र थे और K0 फैंटम्स और पूर्ण शुरुआती लोगों के लिए थे, लेकिन ये जगह अभी भी आम लोगों के लिए एक घातक स्थान थी। सिल्वाना को किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहना चाहिए था। क्यों? मैं यहाँ क्यों हूँ? सिल्वाना ने हाथ हिलाते हुए और उत्सुकता से एडम की ओर देखते हुए कहा। वोश! अचानक तेज हवा उसके बगल से बही, जिससे उसके बाल और जैकेट की आस्तीन भी हिलने लगी, जिसे पकड़ने के लिए कोई हाथ नहीं था। क्योंकि मैं चाहता हूँ, एडम ने शांति से उत्तर दिया। सिल्वाना ने सांस रोककर सांस ली, उसके दिमाग में तुरंत कई विचार आए और उनमें से अधिकांश किसी न किसी बुरी बात की ओर ले गए। अब जाकर, कई महीनों में पहली बार, सिल्वाना को पूरी तरह से महसूस हुआ कि वह एडम के नियंत्रण में है। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उस पर हावी था। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एडम ने एक ओर देखा और कई छेदों वाली चट्टान की ओर इशारा किया। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें पता है कि उस पत्थर में क्या होना चाहिए, एडम ने शांति से कहा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। वहां क्रिस्टल होने चाहिए, लेकिन यहाँ के राक्षसों ने उन्हें ले लिया। ये सभी जानते हैं। सिल्वाना ने रुक रुक कर उत्तर दिया और उसने अपने कंधों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें रगड़ते हुए तीव्र ठंड से बचने की कोशिश की। यहाँ का तापमान एडम के लिए सामान्य था, लेकिन सिल्वाना जैसे साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, विशेषकर क्योंकि यह शाम का समय था। हाँ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ है।
आमतौर पर एलिनेटेड रॉक्स में सब कुछ धूल से ढका होता है, टूटी चट्टानों और लड़ाई दोनों से। ऐसा लगता है कि कोई इस विशेष क्षेत्र पर नजर रख रहा है ना? सिल्वाना हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दूरी पर एक विशाल गोल चट्टान देखी। रुको, ये स्टोन गैदरर्स नेस्ट है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। एडम, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सिल्वाना ने हताश होकर कहा। नहीं। उसी क्षण एडम का हाथ उसकी जैकेट के नीचे से निकला। उसके हाथ में एक गोल ग्रेनेड था, जिसे हार्वेस्टर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह विशेष रूप से शक्तिशाली था। इससे उनकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन वे गंभीर रूप से क्रोधित हो जाएंगे। एडम ने ग्रेनेड को सक्रिय करने वाला बटन दबाने से पहले कहा। अगली चीज जो सिल्वाना ने देखी वह ये थी कि एडम अपनी पूरी ताकत से ग्रेनेड को सीधे स्टोन गैदर्स नेस्ट पर फेंक रहा था। K1 फैंटम आमतौर पर K0 फैंटम के लिए निर्धारित क्षेत्रों में नहीं जाते थे, और यही बात K2, K3 और K4 फैंटम के लिए भी सत्य थी। यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, सिवाय एक विशेष मिशन के, जहां वे एक दस्ते की मदद कर रहे थे। एडम ने एक बार भाग लिया था, और डार्क फैंटम्स की वजह से ये त्रासदी में समाप्त हो गया। इस प्रकार ट्रॉन, जो हाल ही में K3 फैंटम बन गया था, कभी भी सिलाट गांव, रस्टी रूइंस या अपने स्तर से नीचे किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएगा। वहां के राक्षस बहुत कमजोर थे, उनके पास बहुत कम जीन, सरल कलाकृतियां और कोई विकास नहीं था। इस प्रकार एलिनेटेड रॉक्स के लिए एडम जैसा K1 फैंटम होना अस्वाभाविक था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कोई आम आदमी नहीं होना चाहिए। मृतभूमि पर जाने वाले एकमात्र आम लोग हार्वेस्टर्स और मिलिट्री थे, लेकिन केवल फैंटम और दस्तों के साथ, और केवल मिशन की अवधि के लिए। अब एडम एक आम व्यक्ति को अकेले और असुरक्षित रूप से, बिना किसी ऑपरेटर के, एलिनेटेड रॉक्स में लाया था, क्योंकि सिल्वाना यहाँ थी, अपने कार्यालय में नहीं थी और मिशन विभाग द्वारा उसकी निगरानी नहीं की जा रही थी। इसके अलावा सिल्वाना को सुरक्षित रखने के लिए राक्षसों से बचने के बजाय एडम ने उनके घोंसले में ही एक ग्रेनेड फेंक दिया। सिल्वाना को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नज़र ग्रेनेड पर टिकी थी, जो जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंची, पूरी ताकत से चमकने लगा। बूम! ज्वलंत विस्फोट ने स्टोन गैदर्स नेस्ट के एक हिस्से को नष्ट कर दिया, जो दर्जनों राक्षसों से भरा हुआ था। जल्द ही कई राक्षसों की भयंकर दहाड़ सुनाई देने लगी। वे थंडर डेमन की दहाड़ के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन ये केवल एडम की आंखों में था। बाम! सिल्वाना तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भावना थी, भय। आंसू उसके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसके दिमाग को एहसास हो गया था कि इस भयानक दहाड़ के बाद जो अगली चीज होगी वह मौत होगी। टैप टैप टैप! घोंसले से सबसे पहले एक विशालकाय राक्षस निकला, जिसका धड़ लंबा था, जो कंधों पर चौड़ा और नीचे की ओर संकरा होता जा रहा था। स्टोन गैदर ने घने पत्थर के कवच को ढंक रखा था, जो राक्षस को किसी भी हमले से बचाने के लिए था। उसके पास 3 मोटे पंजे वाले विशाल अग्रभाग थे, जो खुदाई के लिए एकदम सही थे, जो कि स्टोन गैदर आमतौर पर करते थे। पिछले पैर स्टील की छड़ों जितने पतले लेकिन बेहद ठोस थे, और पंजे हथौड़ों जितने चौड़े थे। स्टोन गैदरर्स के पास केवल एक बड़ी आंख और कई कुंद दांतों वाला एक शक्तिशाली जबड़ा था। अन्य राक्षसों के विपरीत, उनके दांत मांस को छेदने के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों को पीसने के लिए डिजाइन किए गए थे। स्टोन गैदरर तेजी से सिल्वाना की ओर भागा और कुछ ही सेकंड में राक्षस अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और उसे खा गया। स्टोन गैदरर को यह काम बिना किसी कठिनाई के करना था। आखिरकार सिल्वाना एक साधारण इंसान थी। रुआ! स्टोन गैदरर ने उग्रता से दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला और उसके दांतों से चिपचिपा लार मुश्किल से अलग हो रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अब मरने जा रही हूँ? सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं डेडलैंड्स में क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? एक पल के लिए सिल्वाना पूरी तरह से भूल गई कि पहले क्या हुआ था। अब वह सिर्फ राक्षस के जबड़े के बारे में सोच सकती थी, जो उसकी आंखों के ठीक सामने था। क्रैकल! अचानक राक्षस रुक गया, वह वहीं जम गया, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ। सिल्वाना ने पलकें झपकाईं, और अब एडम उसके सामने प्रकट हुआ, जिसका बायां हाथ बिना किसी प्रयास के स्टोन गैदर की छाती में चला गया, जिससे राक्षस के अंग फट गए। फिर शांत चेहरे के साथ एडम ने स्टोन गैदर को एक तरफ फेंक दिया, जैसे कि वह कोई ऐसी चीज थी जो उसके ध्यान देने लायक नहीं थी। सिल्वाना के लिए यह एक असंगति थी, एक विपरीतता, क्योंकि जो कुछ वह भय से जम गई थी, वह एडम के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है, सिल्वाना ने एडम के शांत चेहरे को घूरते हुए सोचा। खैर, ये वह नहीं था जो उसे सोचना चाहिए था, लेकिन यह एक शुरुआत थी, क्योंकि एडम अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही स्टोन गैदरर्स की भीड़ ने एडम को घेर लिया। अपने साथी की मौत से उन्हें एहसास हुआ कि एडम यहाँ मुख्य खतरा था और पहले उससे छुटकारा पाना था। एडम, ध्यान रहे, वे बहुत ज्यादा हैं, सिल्वाना ने सहजता से कहा, ये सोचे बिना कि राक्षस और एडम कितने शक्तिशाली थे। वह पहले की तरह बस उसके बारे में चिंतित थी। अरे सिल्वाना, एडम ने उसे घूरने से पहले ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था?
सिल्वाना ने घबराकर एक और शब्द बोला, लेकिन उसकी चिंता कहीं नहीं गई क्योंकि उसके नाखून ठंडे पत्थर पर रगड़ खा रहे थे। उसने ये भी नहीं देखा कि डर गायब हो गया, उसकी जगह चिंता ने ले ली। क्रैकल क्रैकल क्रैक, पत्थर इकट्ठा करने वालों ने दांत पीसकर चारों ओर देखा और उसी समय हमला कर दिया। सिल्वाना की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें फड़कने लगी जब उसने देखा कि बड़ी बड़ी परछाइयां एडम पर अपने पंजे आगे बढ़ाते हुए आ रही हैं। होश, एक चमकदार सफेद चमक थी और अगली चीज जो सिल्वाना ने देखी वह थी 5 चांदी के पंजे राक्षसों के पत्थर के कवच को आसानी से चीरते हुए कागज के माध्यम से एक तेज तलवार की तरह। इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता था क्योंकि एडम ने एक ही बार में दर्जनों राक्षसों को मारकर नष्ट कर दिया था। टैप टैप टैप, मांस के लोथड़े चारों ओर बिखर गए, खून की बूंदें सिल्वाना के पास उड़ी, कुछ उसके चेहरे पर गिरी और नीचे की ओर बहने लगीं। एडम ने अपना आदेश रद्द कर दिया। घोंसला अभी भी बरकरार था और अंदर पत्थर इकट्ठा करने वाले लोग थे जो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन एडम उनसे लड़ने नहीं जा रहा था। आज वह राक्षसों को मारने के लिए यहाँ नहीं था। कदम कदम कदम, एडम सिल्वाना के पास गया और उसकी ओर नीचे देखने लगा। आप देखें, क्या आप वास्तव में क्या पूछ रहे हैं? सिल्वाना ने अनिश्चितता से पूछा। एडम और भी करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी छाती ने अभी अभी उगना शुरू हुआ चांद भी ढक लिया। तुम कितने बेकार हो, एडम ने धमकी भरे लहजे में कहा, वह पूरी तरह गंभीर लग रहा था। ये शब्द सिल्वाना के चेहरे को पीला कर देने के लिए काफी थे और उसका पूरा शरीर कांप उठा मानो वह टूटने वाली हो। उसके लिए ये सुनना सबसे बुरा था कि वह बेकार है। तुम मेरी चिंता कैसे कर सकते हो जब तुम उन राक्षसों के डर से जम गए हो जो मुझे खरोंच भी नहीं सकते? एडम ने अपना हाथ हिलाया और चेहरा स्पष्ट रूप से मुड़ा हुआ था। मैं सिल्वाना कांपते हुए कुछ कहना चाहती थी। चुप रहो, एडम चिल्लाया, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके दौड़ गए। एक बिजली का सींग दिखाई दिया जबकि उसके बालों की नोक से बिजली निकल रही थी और उसकी आभा इतनी शक्तिशाली हो गई कि सिल्वाना सांस लेना भूल गई। ये राक्षस उस थंडर डेमन की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे मैंने हराया था। मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे मार सकता हूं क्योंकि मुझे ऐसा करना ही था और मेरा समर्थन करना तुम्हारा काम है, एडम ने आत्मविश्वास से कहा। फिर उसने स्थिति को देखते हुए अस्वाभाविक रूप से धीरे से सिल्वाना की थोड़ी पकड़ ली और उनकी नजरें एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर दिया। एडम की शांत नीली आंखें सिल्वाना की हरी और चिंतित आंखों के विपरीत उन शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी जो सब कुछ बदल सकते थे। तुम बेकार हो क्योंकि तुम मृत भूमि में हो और तुमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि प्रेत होने का क्या मतलब है। मृत्यु को देखना क्या होता है और उन परिस्थितियों से विजयी होकर बाहर आना कितना कठिन है। मैं इस मामले में तुमसे कहीं बेहतर हूं। हालांकि सौभाग्य से हम दोनों के लिए तुम प्रेत नहीं हो। एडम रुक गया। आप मेरे ऑपरेटर हैं। ये शब्द सिल्वाना की सिहरन को एक पल में दूर करने के लिए पर्याप्त थे और उसका दिल डर के बजाय सुखद गर्मी से भर गया। यदि मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं भी बेकार होता। आप अपनी स्थिति जानते हैं और मैं अपनी स्थिति जानता हूं, लेकिन एक बात अस्वीकार्य है। सिल्वाना हैरान थी, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। मुझ पर अविश्वास करो, मैं तुम्हें राक्षसों से लड़ने में मेरी शक्तियों पर कभी भी संदेह करने से मना करता हूं। तुम्हारा काम मेरी मदद करना और मेरा मार्गदर्शन करना है, क्या ये स्पष्ट है? एडम की आवाज अभी भी सख्त थी, लेकिन बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी और थोड़ी नर्म भी थी। सिल्वाना ने मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाया। जरूर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे केवल आपका ऑपरेटर बने रहने दीजिए। अच्छा, एडम ने शांति से कहा, फिर अपनी जैकेट उतारी और उसे सावधानी से ढकते हुए सिल्वाना ने कहा, इसे ले लो, यहाँ ठंड है। सिल्वाना थोड़ा सा शर्मा गई, आमतौर पर वह एडम की परवाह करती थी, इसलिए उसके लिए ये कुछ अनोखा लेकिन अजीब था। तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी अत्यधिक चिंता के कारण हुआ है, इसलिए तुम सजा के हकदार हो, एडम ने सिल्वाना की ओर देखते हुए कहा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं पूरी तरह समझती हूं कि मैंने जो किया वह आपके ऑपरेटर से ज्यादा एक किंडरगार्टन के बच्चे जैसा व्यवहार था, सिल्वाना ने बिना किसी संदेह के आत्मविश्वास से कहा। एडम मुस्कुराया। ठीक है, तो अब बच्चे की तरह व्यवहार करने की मेरी बारी है। फिर एडम नीचे झुका और सिल्वाना के बालों को ठीक करने लगा। तुम्हारी सजा होगी बाल बनाने पर प्रतिबंध, 1 महीने तक तुम्हारे बाल बिखरे रहेंगे, प्यारे और हानि रहित। सिल्वाना का गंभीर चेहरा, जो कुछ क्षण पहले तक शांत था, कांच की तरह टूट गया और वह और भी अधिक शर्मा गई। जैसा जैसा आप चाहें, सिल्वाना फुसफुसाते हुए एक तरफ मुड़ गई। एलिनेटेड रॉक्स की घटना के अगले दिन सुबह का समय था। सिल्वाना आईने के सामने खड़ी होकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज उन्हें मिरेकल ऑब्जर्वेटरी जाना था, जो एक प्रभावशाली वैज्ञानिक मैग्नस ज़ेफिर की प्रयोगशाला थी। अंत में, सिल्वाना ने हमेशा अपने बालों को इस तरह से स्टाइल किया जो उनकी तपस्या और शीतलता पर जोर देता था। उनके बाल उनके लुक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन, ओह, मैं नहीं कर सकती।
सिल्वाना ने उलझन में बड़बड़ाते हुए अपने बालों को छूते हुए कहा, फिर वह थोड़ा मुस्कुराई, ध्यान से अपने बालों को ठीक किया और बाहर चली गई। एडम नीचे उसका इंतजार कर रहा था। कार भी चुपचाप और सावधानी से फुटपाथ पर खड़ी होकर अपने यात्रियों का इंतजार कर रही थी। एडम ने पलटकर सिल्वाना की ओर देखा। तुम मेरी अपेक्षा से अधिक तेज हो। एडम मुस्कुराया। सिल्वाना ने सिर हिलाया और थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ी। हाँ, बस इतना है कि मुझे इस बार एक स्टेज छोड़ना पड़ा। किसी की वजह से मुझे 1 और महीने तक ऐसा करना पड़ेगा। सिल्वाना के मुंह के कोने ऊपर उठे। एडम ने भौं उठाए। आप बुरा न माने तो। सिल्वाना ने दयालुता से मुस्कुराया। वह सचमुच चमक रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसके कंधों पर जो बोझ था उससे वह पूरी तरह मुक्त हो गई थी। बेशक मैंने ऐसा नहीं किया है। क्या आप भूल गए हैं? मैं इसके खिलाफ नहीं हो सकता। हाँ, ठीक कहा, एडम ने कार में बैठने से पहले कहा। सिल्वाना तेज कदमों से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वे कार में बैठे, सिल्वाना का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह ठंडा और कठोर हो गया। ड्राइवर की ओर एक नज़र डालते हुए उसने सख्ती से कहा, चलो चलें, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ड्राइवर ने गैस दबाने से पहले चुपचाप सिर हिलाया। एडम ने चालाकी से मुस्कुराया। जिस तरह से चीजें हुई थीं उससे वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। ऐसा लग सकता है कि कल वह अनावश्यक रूप से कठोर और असभ्य था, लेकिन ये काम कर गया था, और उसके लिए सिल्वाना के साथ इस तरह से व्यवहार करना आसान नहीं था। उसे बिना कोई गलती किए सब कुछ सही ढंग से करना था, इसलिए जिस तरह से चीजें समाप्त हुईं, उससे उसे राहत महसूस हुई। यात्रा शांत और तेज थी। ऐसी काली कारों में ऐसे ड्राइवर उन लोगों के लिए आरक्षित थे जो डेडलैंड से जुड़े थे, इसलिए ड्राइवर असली मास्टर थे। पूरे गढ़ में हर मोड़ को जानते थे, और आम लोगों के लिए बंद अधिकांश क्षेत्रों तक उनकी पहुंच थी। इस प्रकार आधे घंटे के बाद एडम और सिल्वाना ने खुद को गढ़ के सुदूर पश्चिमी भाग में पाया। अजीब बात यह है कि यह क्षेत्र झुग्गियों के ठीक बगल में था, या यूं कहें कि चमत्कार वेधशाला तीसरे घेरे के बाहर थी। हालांकि चमत्कार वेधशाला खंडहर हो चुके घरों और दरिद्र बस्तियों में से नहीं थी, क्योंकि यह एक समर्पित क्षेत्र था जो स्थानीय सैन्य चौकी से भी बदतर संरक्षित नहीं था, जिसमें ऊंची सफेद दीवारें, छिपे हुए अवलोकन टावर और चारों ओर सैकड़ों कैमरे थे। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्पष्ट रूप से हैरान था। वह इससे पहले सिर्फ एक प्रयोगशाला में गया था, मॉर्टन वेधशाला, और इसे हल्के से कहें तो यह एक अप्रिय अनुभव था। एडेन हैंक वहां प्रभारी थे, और एडम का उनकी प्रयोगशाला में जाना लगभग उसके जीवन का अंत था। हालांकि कुछ हद तक ठीक ऐसा ही हुआ। मॉर्टन वेधशाला में प्रवेश करते समय एडम एक साधारण व्यक्ति था, इसे छोड़ते समय वह जल्द ही एक प्रेत बन गया। जरूर यह उस तरह नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन ये सच था कि एडम उस दिन एक प्रेत बन गया। अरे ये सब एक आदमी का है। और तो और, वह कोई अमीर आदमी या भूत नहीं है, वह एक वैज्ञानिक है, जिसके पास इतना प्रभाव है कि वह इस क्षेत्र को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया। थार एडम और सिल्वाना जैसे ही मुख्य द्वार की ओर बढ़े, दरवाजा लगभग चुपचाप खुल गया। अजीब बात यह थी कि प्रवेश द्वार के सामने कोई सैन्य या कोई गार्ड नहीं खड़ा था। खैर, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैग्नस ज़ेफिर के पास अपनी रक्षा प्रणाली थी। एडम, रुकें, सिल्वाना ने एडम को अगला कदम न उठाने की चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लाल रेखा से टकराया, जिससे कई तंत्र सक्रिय हो गए। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, लगभग तुरंत ही दीवारों से प्लेटें खुल गईं, जो 2 टावरों की तरह थीं, जिनके नीचे दर्जनों बुर्ज छिपे हुए थे। इसके अलावा दूर के अवलोकन टावरों पर 2 विद्युत चुंबकीय तोपें उठीं, जो ग्रीन थरेट लेवल मॉन्स्टर्स को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थीं। ओह, बचाव का ये स्तर प्रभावशाली है। एडम ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे खुजलाया, चारों ओर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसका इतना असर होगा। फिर एक लंबी यांत्रिक छड़ पर लगा सुरक्षा कैमरा एडम की ओर बढ़ा और हर कोण से उसकी जांच की। अजीब बात यह है कि कैमरे ने सिल्वाना की तरफ नहीं देखा और एडम के दाहिने हाथ पर, या यूं कहें कि उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। तब आहाहाहाहा, एक दर्जन वक्ताओं से एक प्रसन्नता भरी हंसी फूट पड़ी, थोड़ी पागल और संतुष्ट। शोर के कारण हंसी यांत्रिक लग रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह एक आदमी था। ठीक है, अंदर आ जाओ। मेरा सहायक तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हा, मैग्नस ने फोन काटने से पहले तीखे लहजे में कहा। बुर्ज तुरंत ही अपनी जगह पर आ गए, मानो ये पूरी प्रयोगशाला, दीवारें और कई परस्पर जुड़ी इमारतें एक ही इकाई हों, एक जीवित प्राणी जो एक ही इच्छा का पालन कर रहा हो। क्रैकल, एक जोरदार आवाज के साथ विशाल द्वार खुला और एडम तथा सिल्वाना अंदर आ गए। क्या सचमुच? एडम ने अजीब भाव से अपना सिर झुकाया, स्पीकर की ओर देखते हुए जो गेट बंद होने के बाद ही दीवार में गायब हो गए थे। इसका मतलब है कि गेट शांत था, और स्पीकर खास तौर पर भयावह गड़गड़ाहट की आवाज निकालने के लिए वहां थे। अच्छा, एडम ने गहरी सांस ली। हर किसी की अपनी अपनी अजीबोगरीब आदतें होती हैं, है ना? एक वैज्ञानिक से मिलना एक नया अनुभव है, और हर बार कुछ अजीब होता है। कदम कदम कदम, जैसे ही वे मुख्य इमारत के पास पहुंचे, उनकी नजर एक लंबी लड़की पर पड़ी।
अगर उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने होते तो वह एडम से भी लंबी होती। उसके कंधे तक लंबे लाल बाल, काली आंखें और तीखे नैन नक्श के साथ गोरी त्वचा थी। कुछ मायनों में वह दिखने और कपड़ों दोनों में सिल्वाना जैसी दिखती थी। उसने एक औपचारिक सूट पहना हुआ था और एक छोटी काली स्कर्ट पहनी हुई थी। नमस्ते, मेरा नाम नेसा है, मैं मिस्टर मैग्नस की सहायक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा समय बर्बाद नहीं करेंगे। नेसा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। सिल्वाना ने भारी भौहें सिकोड़ लीं, जबकि एडम ने असमंजस में अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। तस्क, नेसा ने नाक भान सिकोड़ी और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वैज्ञानिकों ने सभी प्रकार के कार्य किए, आमतौर पर किसी न किसी प्रकार का अनुसंधान, चाहे वह राक्षस हो, तकनीक हो, हथियार हो, या संसाधन प्रबंधन के नए तरीके जैसी कोई सरल चीज हो। मुख्य भवन में प्रवेश करने और कुछ गलियारों से गुजरने पर यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि मैग्नस जेफिर राक्षसों, उनके शरीर विज्ञान, अंगों, विभिन्न विषयों आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दीवारों पर राक्षसों के पंजे, जबड़े या पूंछ के साथ साथ जहर, विषाक्त पदार्थों या मूल्यवान तरल पदार्थों की शीशियों के साथ अलग अलग स्टैंड प्रदर्शित किए गए थे। हालांकि ये सब सिर्फ सजावट थी, कुछ वास्तव में कीमती नीचे संरक्षित और गुप्त कमरों में था। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी संग्रहालय में हैं, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखा। सब कुछ एकदम सही और शांतिपूर्ण लग रहा था, मानो वह किसी अजीब वैज्ञानिक के घर में न होकर किसी शिकारी अर्ल के घर में हो। इसके अलावा जैसे ही वे नेसा के पीछे गए, एडम को एक अजीब तनाव महसूस हुआ, जैसे कि इस जगह पर कुछ डरावनी चीजें हो रही थीं। वह गलत हो सकता था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति उसी तरह काम कर रही थी जैसे उसने एडेन हैंग द्वारा प्रयोग करते हुए तस्वीरें देखी थीं। ये बहुत हद तक समान था। थंडर डेमन के साथ लड़ाई के दौरान आपने अपना हाथ खो दिया, नेसा ने कहा। हाँ, वह एक महान लड़ाई थी, एडम ने उत्तर दिया। यह कोई सवाल नहीं था। इसका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, नेसा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुमने राक्षस के जबड़े में अपना हाथ छोड़कर मूर्खतापूर्ण काम किया। हालांकि यह मिस्टर मैग्नस के लिए एक उपयोगी अनुभव होगा, इसलिए तुमने अच्छा किया। एडम के चेहरे पर एक बार फिर उलझन भरी झलक दिखी। अरे, कैसा वैज्ञानिक और कैसा सहायक है न? वे दोनों अजीब हैं। कोने पर आकर नेसा रुकी और एक खुले दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां से लाल बत्ती दिखाई दे रही थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। तैयार हो जाओ, मिस्टर मैग्नस को अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। नेसा ने अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने एक से अधिक मौकों पर इसके परिणामों को महसूस किया था। क्रैकल, नेसा ने दरवाजा खोला और सावधानी से अंदर कदम रखा, मानो उसे मैग्नस की उपस्थिति में कुछ गलत करने का डर हो। एडम अब ज्यादा शांत व्यवहार कर रहा था। वैसे भी मैग्नस एक सीधा सादा आदमी था, निश्चित रूप से उसके पास फैंटम्स के रक्षक थे, लेकिन अभी वे ही यहाँ अकेले थे। अंदर उन्होंने देखा कि वह आदमी प्रयोगशाला की मेज के सामने उनकी ओर पीट करके खड़ा था। इस कमरे में कई फ्लास्क थे, जिनमें रसायन और मांस दोनों थे। मांस का हर टुकड़ा एक अलग राक्षस का था, जैसा कि उनके रंगों से स्पष्ट था। कुछ सामान्य लाल थे और कुछ नीले या पीले भी थे। मैग्नस का चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से बहुत कुछ देखा जा सकता था। आम डॉक्टरों या लैब कर्मचारियों के विपरीत, जो हमेशा सफेद कोट पहनते हैं, मैग्नस के पास एक लाल रंग का कोट था, जो काला किनारा वाला और बिना कॉलर वाला था। आप पहले से ही यहाँ हैं, मैग्नस ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसके लिए उसकी एकाग्रता की आवश्यकता थी। फिर मैग्नस ने एक हाथ हिलाया जिसमें एक तेज छुरी थी और कहा, नेसा, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एडम और सिल्वाना, तुम देख सकते हो, ये कुछ हद तक उससे संबंधित है जो मैं तुम्हें उपचार के रूप में देने जा रहा हूँ, मैग्नस ने शांत स्वर में कहा, जो स्पीकर से प्रवेश करते समय उसकी आवाज से बहुत अलग था। नेसा उसके दाहिनी ओर खड़ी होकर उसके पास पहुंची और उसके गले में कुछ अटक गया। एडम और सिल्वाना उसके बाईं ओर खड़े हो गए और एक क्षण के लिए उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेज पर दो कांच के टुकड़ों में मांस के दो समान टुकड़े रखे थे। विचित्र बात यह थी कि वे हिल रहे थे और काफी सक्रिय थे, मानो वे जीवित हों। एडम ने भौहें उठाईं। उसे नहीं पता था कि ये राक्षस क्या थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई विशेष राक्षस या पूरी प्रजाति हुआ करते थे। यहाँ, जब मैं चीरा लगाऊं तो जल्दी से इसे अंदर डाल देना। मैग्नस ने नेसा को किसी प्रकार के ठंडे तरल से भरा एक फ्लास्क दिया। नेसा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसी क्षण मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एकदम सही कट लगा। तुरंत मांस के टुकड़े धागे की तरह आपस में जुड़ने लगे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला क्योंकि ठंडे तरल ने उन्हें जमाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में मांस का टुकड़ा पूरी तरह से बर्फ में बदल गया, एक मूर्ति की तरह जम गया, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए केवल एक धक्का ही काफी था। जल्द ही मांस हिलने लगा, मानो वह बर्फीली कैद से खुद को मुक्त करना चाहता हो, लेकिन मैग्नस ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने मांस के टुकड़े पर वार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तो यह मिश्रण भी बेकार है। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नेसा, अगली बार थोड़ा और डालना, यह मुश्किल से पर्याप्त था।
मैंने तुम्हें उतना ही दिया जितना तुम्हें चाहिए था, मैग्नस ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे नेसा ने सिर हिलाने से पहले ही गले में कुछ अटका लिया। जरूर, मैं समझ गई, नेसा ने फ्लास्क मेज पर रखते हुए जवाब दिया। फिर मैग्नस ने एडम और सिल्वाना की ओर रुख किया और खुद को पूरी तरह से प्रकट किया। उसकी त्वचा पीली थी, चेहरे की विशेषताएं तीक्ष्ण थीं और गहरी हरी आंखें थीं जो सांप की तरह थीं जो अपने शिकार को देख सकती थीं। मैग्नस थोड़ा कुपोषित लग रहा था, जैसा कि उसके उभरे हुए गालों और पतली कलाइयों से स्पष्ट था। उसके बाल लाल रंग के थे, पीछे की ओर खींचे हुए थे, उसके दाहिने कान में छेद था और काले फ्रेम वाला चश्मा था जो स्पष्ट रूप से सजावटी था। उसके जैसा कुशल वैज्ञानिक किसी भी नेत्र रोग का इलाज कर सकता था, ये निश्चित था। तो क्या तुमने मेरी जांच पूरी कर ली है? मैग्नस ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ, आप प्रभावशाली लग रहे हैं, सिल्वाना ने उत्तर दिया। मैग्नस ने भौहें सिकोड़ी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अपने फैंटम के पीछे रहो और चुप रहो, तुम्हें मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैग्नस ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जल्दी ही अपना आपा खो सकता था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, तुरंत ही एडम के शरीर में बिजली के झटके महसूस हुए और उसके सिर पर एक लंबा सींग दिखाई दिया। उसकी आभा कई गुना बढ़ गई, जिससे नेसा भूल गई कि सांस कैसे लेनी है। अरे, तुम्हें मेरी ऑपरेटर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह किसी बात पर गलत है तो मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन सिर्फ मुझसे, किसी पुराने कोट वाले सनकी से नहीं, एडम ने धमकी भरे लहजे में कहा, जबकि उसके बाल बिजली की चमक से चमकते हुए नीले हो गए। अजीब बात यह है कि मैग्नस एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह शांत चेहरे के साथ आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी सांसें संतुलित और सामान्य थीं। ओह, क्या यह उसके विकास का प्रभाव है, या ये सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति है? ये तो अजीब बात है, एडम ने सोचा, स्थिति के विकसित होने का इंतजार करते हुए। मैग्नस को कुछ कहना था। एडम के पीछे खड़ी सिल्वाना घबरा गई और घबराने लगी। वह जानती थी कि एडम के इलाज के लिए मैग्नस ज़ेफिर सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन अब वह विकल्प खतरे में था। मैग्नस निश्चित रूप से क्रोधित होगा, ऐसा सोचते हुए सिल्वाना ने मैग्नस की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक मैग्नस ने दयालुता से मुस्कुराया, ऐसा लगा कि उसकी त्वचा का रंग भी गर्म हो गया है और उसकी आंखें पहले जैसी खतरनाक नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना काला हिस्सा बदलकर सफेद हिस्सा ले लिया हो। अच्छा, इस तरह की प्रेरणा और ताकत का मैं सम्मान करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने थंडर डेमन को कैसे हराया। माफ करें, मैंने वीडियो नहीं देखा, सिर्फ सुना, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा है। मुझे समय निकालना होगा, मैग्नस ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। क्रैकल, जैसे ही एडम ने इस क्षमता को रद्द किया, उसकी आंखों में एक अंतिम विद्युतीय झटका महसूस हुआ। ऐसी स्थिति में, क्या हमें शुरू करना चाहिए? आपने कहा कि इस प्रयोग का मेरे इलाज से कुछ लेना देना है। इसलिए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे ठीक करना चाहते हैं। आपका तरीका खतरनाक, तेज और विभाग की सबसे अच्छी तकनीक से बेहतर क्यों है? एडम ने गंभीरता से कहा। मैग्नस ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय, वह नेसा की ओर मुड़ा और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि हमारे लिए चाय बना देंगे और कुछ कुकीज, चॉकलेट वाली ला देंगे? समझ गया, नेसा ने जल्दी से जवाब दिया और फिर रसोई में भाग गई। हालांकि मैग्नस इस समय सबसे दयालु व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसने उसे निराश करने की हिम्मत नहीं की। फिर मैग्नस एडम की ओर मुड़ा और अपनी हथेलियां जोड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, जैसे ही मेरा सहायक हमारे लिए चाय बनाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले, मैं तुम्हें एक बात के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं। एडम के करीब जाने से पहले मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तभी सिल्वाना को ऐसा लगा कि पाताल लोक से कोई दानव एडम के सामने प्रकट हो गया है, और मैग्नस की भावनाएं पुनः अचानक बदल गईं, जिससे वह बुरी तरह भयभीत हो गया। परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लोगों को डर के मारे काम करने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से अप्रभावी है, मुझे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, और आप इसके लिए एकदम सही हैं। यदि आप मना करते हैं, तो मैं आपका जीवन नरक बना दूंगा। मैग्नस की आवाज इतनी धमकी भरी थी कि सिल्वाना डर से कांप उठी। लेकिन, आप अभी मुझे धमका रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं डर जाऊंगा, और यह कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप चाहते हैं? एडम ने शांत भाव से पूछा, मैग्नस के प्रदर्शन ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ओह, तुम सही हो, मैग्नस ने जल्दी से थोड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा, जैसे उसने कोई पहेली सुलझा ली हो। फिर वह भौहें सिकोड़ते हुए कुछ सोचते हुए बोला, किसी ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये वाकई अतार्किक है। यहाँ क्या चल रहा है? सिल्वाना ने मन ही मन पूरी तरह हैरान होकर कहा। मैग्नस ज़ेफिर उसके लिए भी एक अजीब व्यक्ति निकला था, हालांकि उससे मिलने से पहले उसने उसके बारे में जितना संभव था, उतना कुछ जान लिया था। 10 मिनट बाद, वे चारों मेज के चारों ओर बैठकर कुकीज खा रहे थे।
खैर सिर्फ मैग्नस और जैफिर ही ऐसा कर रहे थे, नेसा और सिल्वाना ने मिठाई को छुआ तक नहीं था। खैर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरी विधि से आपके हाथ को ठीक करना बहुत आसान है। मैग्नस ने एक कुकी अपने मुंह में डालते हुए कहा। मुझे क्या करना होगा? कुछ दुर्लभ राक्षस ढूंढना होगा। अपने कुछ अजीब औषधि पीना होगा। एडम ने हाथ हिलाते हुए पूछा। मैग्नस ने हल्के से मुस्कुराकर अपना हाथ लापरवाही से घुमाया। नहीं, ये तो उससे कहीं अधिक सरल है। एडम ने भौं उठाए। तुम्हें राक्षस को खाना होगा। भोजन जीवन का वह आवश्यक तत्व जो आरंभ से ही मानवता के साथ रहा है तथा अंत तक या यहाँ तक कि अंतिम मनुष्य के अंतिम सांस लेने के बाद भी बना रहेगा। हर कोई जानता था कि भोजन केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये शक्ति और रोग निवारक भी हो सकता है, तथा यदि भोजन जहरीला हो तो विषाक्तता या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। किसी भी मामले में पानी किसी भी जीवित प्राणी के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पानी और ऑक्सीजन। हालांकि मनुष्यों ने बहुत पहले ही भोजन को कैलोरी का स्रोत मानना बंद कर दिया था। मानवता के लिए भोजन एक और मूल्य का प्रतिनिधित्व करता था, आनंद। बेशक भोजन तभी आनंद का स्रोत था जब वह प्रचुर मात्रा में था, लेकिन गढ़ में केवल झुग्गी झोपड़ियों में ही भोजन की समस्या हो सकती थी। तीसरे रिंग के अधिकांश लोग सप्ताह में कुछ बार मांस खा सकते थे, जबकि दूसरे रिंग में दैनिक आधार पर स्वादिष्ट भोजन भी कोई समस्या नहीं थी। फर्स्ट रिंग में बेहतरीन रेस्तरां थे जो दुर्लभ सामग्रियों से बने अनोखे व्यंजन परोसने के साथ साथ अपने शेफ की कुशलता का भी परिचय देते थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि यद्यपि प्रेत और विभाग गढ़ की रीढ़ थे क्योंकि उन्होंने शहर को राक्षसों से बचाया था, फिर भी अंदर सामान्य जीवन जारी था। हर कोई राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में भाग नहीं ले सकता था और न ही उसे भाग लेना था। शहर को काम करना जारी रखना था और इसके लिए उसे व्यवसायों, सिविल सेवकों, विभिन्न मनोरंजन आदि की आवश्यकता थी। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश राक्षस मांस से बने होते हैं। क्या कभी किसी ने राक्षस का स्वाद चखने की हिम्मत नहीं की? हाँ बिल्कुल, एडम कुकी खाने ही वाला था, लेकिन मैग्नस की बातें सुनकर रुक गया। सिल्वाना भी बहुत हैरान थी, जबकि नेसा को पहले से ही पता था कि मैग्नस क्या देने वाला है। क्या अगर मैं एक राक्षस खा लूं तो क्या मैं अपना हाथ ठीक कर सकता हूं? मैंने अभी क्या सुना? एडम ने अनिश्चितता से बड़बड़ाया। हा हा हा, तुम्हारे चेहरे पर कितनी उलझन भरी नजर है। मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। फिर उसने आदम के दाहिने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरा तरीका यह है कि आप राक्षस की कोशिकाओं का उपयोग अपने हाथ को पुनर्जीवित करने के लिए करेंगे। निश्चित रूप से यह इतना आसान नहीं है। मैग्नस की आवाज और भी गंभीर हो गई और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। ये सब मेरी सावधानीपूर्वक निगरानी में होगा, जिसमें कई परीक्षण और विभिन्न उपकरण होंगे जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपकी वर्तमान स्थिति पर नजर रखेंगे। और आपने नहीं सोचा था कि यह एक साधारण राक्षस होगा, है ना? मैग्नस के मुंह के कोने ऊपर उठे। एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ कुकी को एक तरफ रख दिया और चाय का कप हाथ में ले लिया, तथा सुखद सुगंध पर आहें भरते हुए बोला। मैं नहीं जानता कि तुम किस राक्षस की बात कर रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारी विधि के बारे में जानता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, आगे क्या होगा, इसमें कितना समय लगेगा और इसमें क्या जोखिम है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ को टुकड़ों में बनाने के लिए आधे साल तक इंतजार नहीं करना चाहता, आप जानते हैं। एडम ने शांति से कहा। मैग्नस ने अपनी ठोड़ी उठाई। मैं समझ गया। खैर, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया। वैसे भी तुम्हें कुछ खास किस्म के राक्षसों को खाना पड़ेगा। मैं उनकी तुलना असामान्य राक्षसों से करूंगा। वे एक अलग किस्म के नहीं हैं, लेकिन वे अपनी अलग श्रेणी के हकदार हैं। हालांकि उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है। मैग्नस ने आह भरते हुए कहा। एडम, क्या तुमने कभी राक्षस का मांस खाया है? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी प्रयोगशाला में तुम्हें इलाज के लिए क्या करना होगा, बल्कि मैं एक साधारण भोजन के बारे में बात कर रहा हूं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए हल्की हंसी दी। अब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। राक्षसों को कौन खाएगा? क्या मतलब है? इसके अलावा अगर मैं चाहूं भी तो राक्षसों का मांस कहां से लाऊंगा? एडम ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि मैग्नस सिर्फ मजाक कर रहा था। एडम ने मैग्नस की बात को गंभीरता से लिया कि एक खास राक्षस का मांस खाकर इलाज किया जा सकता है। यह उसकी उम्मीदों से मेल खाता था कि मैग्नस का तरीका अजीब होगा लेकिन सैद्धांतिक रूप से प्रभावी होगा। लेकिन उसे ये भी एहसास नहीं था कि कोई वास्तव में राक्षसों को खाना चाहता है और इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। कम से कम, क्योंकि फर्स्ट रिंग रेस्तरां में भी राक्षसों से बने व्यंजन नहीं थे। अरे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैग्नस ने एडम को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, हालांकि तुम झूठ भी नहीं बोल रहे हो, ये स्पष्ट है। एडम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फैंटम द्वारा राक्षसों को मार दिए जाने के बाद उनका क्या होता है? एडम ने भौहें चढ़ाईं। हर फैंटम को उस सवाल का जवाब पता था, यहां तक कि वे नौसिखिए भी जो 3 दिन के भी नहीं थे। हार्वेस्टर राक्षसों से उपयोगी सामग्री लेते हैं, उनके मरने के बाद राक्षस काफी कमजोर हो जाते हैं। ऊर्जा रक्त के साथ मांस को छोड़ती है, जिससे सरल लेकिन तीखे औजारों से पंजे या नुकीले दांत शरीर से अलग करना संभव हो जाता है।
फिर सामग्री का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एडम ने शांति से कहा, जिससे सिल्वाना थोड़ी मुस्कुराई। उसने ही उसे ये सब सिखाया था। कई मौकों पर उन्होंने एक शिक्षिका की तरह व्यवहार किया और ये देखकर हमेशा अच्छा लगा कि छात्रों की समझ में उनकी व्याख्या नहीं आई। ओह, कितना विस्तृत उत्तर है। मैग्नस ने सिल्वाना की ओर देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया काम है। लगता है कि तुम इस तरह के फैंटम के संचालक बनने के लायक हो। लेकिन मैग्नस ने धीमी आवाज में कहा, मांस का क्या होता है? अपने ऑपरेटर को इस सवाल का जवाब देने दो। सिल्वाना का चेहरा तुरंत बदल गया और वह बेहद गंभीर हो गई। ये राक्षसों के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ मांस को गढ़ में लाया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। अन्य मामलों में, विशेष रूप से यदि राक्षस कमजोर हैं, तो मांस को मृत भूमि में छोड़ दिया जाता है। कभी कभी राक्षसों को लुभाने के लिए कुछ घोंसलों का शिकार करने के लिए मांस का उपयोग चारा के रूप में किया जा सकता है। मांस या बल्कि रक्त से ऊर्जा प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ये भाग्य के बजाय राक्षस की उपप्रजातियों पर निर्भर करता है। मैग्नस ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन आप कुछ भूल गए। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है, यहां तक कि आपके स्तर के ऑपरेटर के लिए भी। कुछ राक्षसों का मांस लोगों की नजरों से छिपाकर सीधे रेस्तरां की रसोई में काला बाजार में भेजा जाता है। मैग्नस ने आत्मविश्वास से कहा। रुको, इसका मतलब है? मैग्नस मुस्कुराया। गढ़ में हर दिन लोग अलग अलग खतरे के स्तरों के राक्षस मांस खाते हैं। इनमें फैंटम के साथ साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं, राजनेताओं से लेकर सेना तक। उनमें आम लोग भी हैं, आमतौर पर व्यवसायी। जरूर, मैं पुराने और सम्मानित पेटू लोगों में से एक हूं। मैग्नस ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए अपना सिर एक तरफ घुमाया। एडम ने कप मेज पर रख दिया और अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया। लोग राक्षसों को खाते हैं। अविश्वसनीय, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या सादा भोजन ही पर्याप्त नहीं है? फर्स्ट रिंग रेस्तरां का भोजन अविस्मरणीय रूप से स्वादिष्ट था। क्रैकल। मैग्नस अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने थोड़ी उन्मत्त दृष्टि से अपनी भुजाएं विभिन्न दिशाओं में हिलाईं। बेशक, कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन, संगमरमर का मांस, मछली या विशाल झींगा किसी शक्तिशाली राक्षस के मांस की तुलना नहीं कर सकता। यह एक पूरी तरह से अलग स्तर है, और केवल असाधारण व्यक्तियों को ही इस आनंद तक पहुंच प्राप्त है। एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी एक सफेद खतरे के स्तर के राक्षस का मांस भी नहीं चख पाएगा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत स्वादिष्ट। यह अजीब है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। राक्षस तो राक्षस हैं, ये भोजन नहीं है। एडम बुदबुदाया। वह झिझक रहा था, अपने विचारों को सुझाने की कोशिश कर रहा था। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपना तुरुप का पत्ता फेंकने के लिए तैयार। होश। मैग्नस झुक गया, उनकी आंखें एक ही स्तर पर थीं, और उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ये सिर्फ एक नया अनुभव है। चलो, तुम्हें फैंटम के रूप में यह मुझसे बेहतर समझना चाहिए। कल्पना करो कि थंडर डेमन कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हारे विपरीत, उसने तुम्हें ठीक से चखा। उसने तुम्हारी पूरी बांह खा ली। मैग्नस ने कहा। उसके शब्द एडम के दिमाग में प्रवेश करने वाले मंत्रमुग्ध करने वाले भूतों की तरह थे। कांपना, कांपना, कांपना। अचानक एडम का विकास वृक्ष कांपने लगा, मानो वह उस भोज का हिस्सा बनना चाहता हो जिसके बारे में मैग्नस ने बात की थी। थंडर डेमन, उसका स्वाद कैसा है? एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये ध्यान दिए बिना कि उसकी आंखों के चारों ओर की नसें ऐसे सूज गई थी जैसे किसी अनुनाद के दौरान। मैग्नस ने एडम को ये सोचने पर मजबूर किया कि थंडर डेमन का स्वाद कैसा होगा। हालांकि एडम इस पर विचार नहीं करना चाहता था, उसका दिमाग अब अनियंत्रित नहीं था। अजीब बात यह है कि उसका इवोल्यूशन ट्री सक्रिय हो गया, जिससे एडम के जीन्स थोड़ा हिलने लगे और लड़ने की स्थिति में आ गए। उसकी नसें रेजोनेंस के दौरान की तरह सूज गईं, लेकिन केवल चेहरे के क्षेत्र में। यह क्या है? एडम ने अपना चेहरा छूते हुए स्पष्ट रूप से हैरान होकर कहा। मैग्नस मुस्कुराया। यह आपके शरीर की प्रतिक्रिया है। फिर मैग्नस सोफे पर बैठ गया। वैसे भी, चलो इसे इस तरह से करते हैं। अब मैं तुम्हें मोटे तौर पर दिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरह का राक्षस खाना होगा, और हम कुछ परीक्षण करेंगे। हम कल उपचार शुरू करेंगे, और आज रात हम चारों दावत में जाएंगे। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एडम की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए। उसे एडम की जरूरत थी ताकि वह किसी मजबूत और वास्तव में घायल व्यक्ति पर पुनर्जनन का परीक्षण कर सके। इससे उसे एक और सफल मिसाल कायम करने और अपने कौशल को निखारने का मौका मिलेगा। चलो, सहमत हूं। ये कमजोर लोग किसी काम के नहीं हैं। इनके शरीर इतने कमजोर हैं कि मैं और जानकारी नहीं जुटा सकता। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति औसत दर्जे का परिणाम नहीं चाहेगा। वे सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए यह मूल्यवान जानकारी होगी। मैग्नस ने सोचा, घबराहट में अपनी उंगलियां घुमाते हुए। मैग्नस की विधि पहले से ही सिद्ध थी और काम कर रही थी, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक की तरह उसे और अधिक डेटा की आवश्यकता थी। इसके अलावा फैंटम को एक खतरनाक प्रक्रिया के लिए राजी करना आसान नहीं था, क्योंकि मैग्नस का तरीका अपनी प्रकृति के कारण जोखिम भरा था।
दावत के लिए। एडम ने भौहें उठाईं। ठीक है, मैं ऐसे दुर्लभ अवसर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी बांह को ठीक करना है। मैग्नस ने बड़े मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर हिलाया। बेशक, इसके अलावा एक नया अनुभव कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैग्नस ने एक व्यापारी की तरह अपनी हथेलियों को रगड़ा जो एक अच्छा सौदा कर रहा था। फिर वह उठे और अपना लंबा कोट लहराया। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हारी बांह कैसे ठीक करूंगा, मैग्नस ने उत्साह में कहा। एडम, सिल्वाना और नेसा उसके पीछे चले गए। एडम कई कारणों से सहमत था। सबसे पहले, वह उन लोगों को देखने के लिए उत्सुक था जिनके पास राक्षस मांस तक पहुंच थी। दूसरे, मना करने से उसने मैग्नस को नाराज करने का जोखिम उठाया। जब मैग्नस उसका इलाज कर रहा था, तो एडम को रिश्ते को खराब होने से बचाना चाहिए था। और उसे राक्षस के मांस को चखने की स्वाभाविक इच्छा थी। एडम इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कर सकता था कि उसकी भूख बहुत तीव्र थी। डॉट 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 कदम कदम कदम। वे इमारत के निचले स्तर पर उतरे, और यहीं पर मैग्नस का निजी संग्रहालय नहीं, बल्कि वास्तविक प्रयोगशाला शुरू हुई। लंबा गलियारा यांत्रिक दरवाजों से भरा हुआ था जिनके पीछे कुछ लगा हुआ था। एडम ने भौहें सिकोड़ी। उसे फिर वैसा ही महसूस हुआ जैसा इस इमारत में दाखिल होने पर हुआ था। हालांकि इस बार तनाव बहुत ज्यादा था, मानो उन दरवाजों के पीछे कोई वर्जित चीज छिपी हो। कितनी अजीब गंध है यार। भले ही मैग्नस दयालु दिखना चाहता हो, हालांकि अजीब बात है, वह सिर्फ अपनी बुद्धि के कारण वैज्ञानिक नहीं बन जाएगा। एडम ने एक दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा। वह एक कदम आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसी समय नेसा उसके सामने आ गई, जो बस उसके पास से चली गई। मिस्टर एडम, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, कृपया विचलित न हो। दावत शुरू होने से पहले हमें बहुत कुछ करना है, नेसा ने गंभीरता से कहा। एडम ने शांत चेहरे से सिर हिलाया। जरूर। नेसा का पीछा करने से पहले उसने दरवाजे पर एक और नजर डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने मैग्नस के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। किसी न किसी तरह उसे अपने हाथ को ठीक करना था, उसके पास कोई और महत्वपूर्ण मिशन नहीं था। क्रैकल। लोहे का विशाल दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वे खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं। आमतौर पर लाइटें हमेशा जलती रहती हैं, लेकिन मैग्नस ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया। वह इसका दिखावा करना चाहता था। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। उसी क्षण धीरे धीरे रोशनी चालू हो गई और अपने स्थान से हटकर कमरे के केंद्र की ओर चली गई, जहां एक विशाल पॉड था। अजीब बात यह थी कि अंदर एक राक्षस था, जो जीवित था और ताकत से भरा हुआ लग रहा था। ये कैसा राक्षस है? एडम ने उस असामान्य प्राणी को देखते हुए बुदबुदाया। राक्षस क्राउन टाइप जैसा दिखता था, लेकिन इसकी आभा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, और ऐसा नहीं लगता था कि अपने चरम पर पहुंचने के लिए इसे दर्जनों लड़ाइयों से गुजरना पड़ा था। राक्षस के पास कोई त्वचा नहीं थी, केवल मांस था जो कई जगहों पर जुड़ा हुआ था, जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। पैर टेढ़े थे, जिनमें विकृत जोड़ और हड्डियां थीं, और यही बात उसकी भुजाओं पर भी लागू होती थी, जो 6 लंबे, तीखे पंजों में समाप्त होती थीं। राक्षस की पीठ से लंबी हड्डियों वाली 4 धारियां निकली हुई थीं। सिर पर भी शरीर के बाकी हिस्सों की तरह बाल नहीं थे। राक्षस की 2 आंखें थीं। कान और नाक गायब थे, तथा मुंह खोलना कठिन था, क्योंकि जबड़े के हिलने पर मांस के जोड़ वाले टुकड़े खींच जाते थे। रुआ। मैग्नस को देखते ही राक्षस की आंखें बड़ी हो गईं और वह भयंकर दहाड़ने लगा, जिससे सिल्वाना और नेसा आसानी से डर गईं। ये पहली बार नहीं था जब उसने ये सुना था, लेकिन फिर भी उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। राक्षस ने अपने तीखे पंजों से फली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंदर फली नीले कांच से ढकी हुई थी, जो पहले राक्षस का हिस्सा था, और अच्छी सुरक्षा के साथ। इसलिए ये राक्षस इस अवरोध को खरोंच भी नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि सेना को राक्षसों से खुद को बचाने के लिए अपनी ढालों के लिए ऐसे कांच का इस्तेमाल करना पड़ता था। खैर, अगर सेना चींटियों की तरह अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, तो ये काम कर सकता है। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी इंसान के पास भी ऐसा हथियार हो जिससे वह किसी राक्षस को एक ही वार में मार सके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राक्षस उस इंसान के करीब पहुंच जाएगा और पलक झपकने से पहले ही उसे मार देगा। राक्षसों से लड़ने के लिए हथियार और उपकरण पर्याप्त नहीं थे, इसके लिए सही कौशल, शारीरिक आंकड़े और सहज ज्ञान की आवश्यकता थी। हा, वह हमेशा बहुत शोर मचाता है। उसकी परवाह मत करो, मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। सिल्वाना एडम के पास चली गई। ये क्रिम्सन सैक्रिफाइसर है, सिल्वाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये प्राइम 1 पर्पल थरेट लेवल वाइट बुक है। एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। यह एक प्राइम क्रिम्सन सैक्रिफाइसर है, और फिर भी केवल एक सफेद किताब है। मैग्नस ने बातचीत में शामिल होते हुए सिर हिलाया। एडम, जैसा कि आप जानते हैं, राक्षसों को प्रकारों में विभाजित किया जाता है। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि श्रेणियां भी हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी जैसे राक्षस या कीट जैसे राक्षस, है ना? एडम ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे समझ में नहीं आया कि मैग्नस क्या कहना चाह रहा था। ठीक है,
अगर तुम अपना हाथ ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा ही राक्षस खाना पड़ेगा। ऐसा ही, क्या ये राक्षस किसी भी तरह से विशेष है? इसकी आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं है। हालांकि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कमजोर हो गया है। एडम ने सोच समझकर अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कहा। नहीं, मैग्नस ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, वह पूरी तरह से सतर्क है। हाँ, ये राक्षस खास है क्योंकि यह अपनी अलग श्रेणी का हकदार है। खैर, अब तुम सब कुछ समझ जाओगे। एडम ने अपना सिर झुकाया। क्लिक करें। मैग्नस ने रिमोट दबाया और अचानक पॉड खुल गया, जिससे क्रिम्सन सैक्रिफाइसर पिंजरे से बाहर आ गया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि नेसा भी हैरान थी। हाँ, वे प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वह और मैग्नस अभी भी साधारण लोग थे। वोश! कुछ ही छलांगों में क्रिम्सन सैक्रिफाइसर मैग्नस के ठीक सामने प्रकट हुआ, उसकी निगाहों में जलती हुई घृणा थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षस का मुख्य लक्ष्य मैग्नस को नष्ट करना था, खास तौर पर सभी दर्द और पीड़ा के लिए। मैग्नस केवल मुस्कुराया और अपने हाथ जेबों में डाल लिए। क्रैकल! उसी क्षण एडम की मुट्ठी राक्षस के सिर पर लगी, जिससे उसका सिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अरे, तुमने क्या बकवास किया? एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी मुट्ठी से खून पोंछा। अरे, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैग्नस मुस्कुराया। एडम ने पलटकर देखा तो क्रिम्सन सैक्रिफाइसर का सिर तुरंत ठीक हो गया। प्रत्येक राक्षस उपप्रजाति की अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, चाहे वह पंख हों, शक्तिशाली जबड़े हों, या एक निश्चित लंबाई के पंजे हों, कुछ विवरण जो किसी विशेष प्रजाति के प्रत्येक सदस्य के पास होते हैं। असामान्य राक्षस थोड़े अलग स्तर पर थे क्योंकि वे दिखने में विभिन्न हो सकते थे, लेकिन उन सभी में असामान्यता की शक्ति थी, वे एक अलग श्रेणी में थे। क्रिम्सन सैक्रिफाइसर्स भी एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित थे, पुनर्योजी राक्षस। इन राक्षसों की शक्ति स्पष्ट और सरल थी, उन्हें मारना और हराना कठिन था क्योंकि वे लगभग किसी भी घाव को ठीक कर सकते थे, जब तक कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। इस प्रकार एडम का एक प्रहार क्रिम्सन सैक्रिफाइसर के लिए राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, भले ही क्रिम्सन सैक्रिफाइसर का सिर विस्फोट के कारण उड़ गया था। रुको, मैंने पहले भी कुछ राक्षसों को अपने घावों को जल्दी से ठीक करते देखा है, शायद इस तरह से नहीं, लेकिन अच्छा पुनर्जनन कोई अनोखी क्षमता नहीं है। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह क्रिम्सन सैक्रिफाइसर को पुनर्जीवित होते देख रहा था। एडम को झटका क्रिम्सन सैक्रिफाइसर की क्षमताओं की वजह से नहीं लगा। नहीं, थंडर डेमन की तुलना में वह राक्षस कुछ भी नहीं था। बस एडम को कुछ एहसास हुआ। इसे हराना आसान है, लेकिन तुमने कहा था कि मुझे ऐसे राक्षस को खाना पड़ेगा। अगर मैंने इसका एक निवाला भी खा लिया, तो यह मेरे अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। एडम ने घूंट भरते हुए कहा। रुआ! क्रिम्सन सैक्रिफाइसर ने फिर से उग्र रूप से दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका एक नया सिर उगाया था जो पिछले वाले से बिल्कुल अलग नहीं था। पुनर्जनन एकदम सही था, केवल उसके ऊर्जा भंडार प्रभावित हुए थे। तुरंत ही क्रिम्सन सैक्रिफाइसर ने पुनः हमला किया, लेकिन इस बार एडम अपने विचारों में बहुत अधिक विचलित लग रहा था। बाम! जैसे ही क्रिम्सन सैक्रिफाइसर ने एक कदम बढ़ाया, एडम का हाथ धुंधला हो गया, और उसने छाती पर हथेली से प्रहार करके राक्षस को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। क्रिम्सन सैक्रिफाइसर का वजन बहुत कम था, सिर्फ 200 किलो से ज्यादा, इसलिए एडम के लिए यह आसान था। इसके अलावा क्रिम्सन सैक्रिफाइसर में कोई रक्षा क्षमता नहीं थी, केवल पुनर्जनन और अच्छी सहनशक्ति थी। तो ये कुछ समय तक चलता रहा, कुछ मिनटों तक सभी ने केवल एक ही दृश्य देखा, क्रिम्सन सैक्रिफाइसर हमला करता है, तुरंत घातक रूप से घायल हो जाता है, पुनर्जीवित होता है, और फिर से हमला करता है, जबकि एडम स्थिर खड़ा रहता है और एक उदास नजर से फर्श को देखता रहता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, नेसा और सिल्वाना हैरान थे। उन्हें युद्ध की उम्मीद थी, लेकिन इसे लड़ाई नहीं कहा जा सकता था। क्रिम्सन सैक्रिफाइसर जितना असहाय हो सकता था, उतना असहाय था। मैग्नस ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ यह सब देखा। एडम को उसके इलाज के लिए राजी करने का यह पहला कदम था। आखिरकार एडम को इस पद्धति के पहले जोखिम का एहसास हो चुका था, वह मर सकता था। बेशक क्रिम्सन सैक्रिफाइसर उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर वह राक्षस एडम के अंदर बढ़ने लगे? पंजे उसे अंदर से बाहर तक फाड़ देंगे, ऐसे हमले के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। अरे, क्यों ना हम इसे खत्म कर दें और परीक्षण तथा आगे की चर्चा पर आगे बढ़ें? मैग्नस ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए सुझाव दिया। एडम ने उसकी ओर देखा। उसे मार डालो, क्या तुम्हें प्रयोगों के लिए उसकी जरूरत नहीं है? एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। मैग्नस मुस्कुराया। नहीं, मेरे पास उनमें से बहुत सारे हैं, इसकी चिंता मत करो। बिजली के बोल्ट का उपयोग करो, मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली बिजली नहीं बना सकता, तुम्हें पता है। मैग्नस ने कंधे उचका दिए। एडम ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी उंगलियां बिजली से ढक गई थीं। उसने अपनी कलाकृति की विशेषता का पूरा उपयोग नहीं किया, केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा, जो पर्याप्त होना चाहिए था। ऐसे उच्च पुनर्जनन दर वाले शत्रु को मारने के कई तरीके थे, लेकिन इसके मूल में दो सिद्धांत थे, या तो राक्षस को उसकी सारी ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर दिया जाए या फिर एक ही हमले में उसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि पुनर्जनन के लिए कोई अंग शेष न बचे।
आग, बर्फ, एसिड, विस्फोट और बहुत कुछ राक्षस को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बिजली भी उपयुक्त थी। क्रैकल, एडम का हाथ क्रिम्सन सैक्रिफाइसर के चेहरे पर पड़ा, जिससे बिजली की शक्ति सीधे राक्षस में चली गई। क्रिम्सन सैक्रिफाइसर का शरीर तेजी से और सक्रिय रूप से कांपने लगा, जैसे ही कमरे में जलते हुए मांस की अप्रिय गंध भर गई। क्रिम्सन सैक्रिफाइसर कुछ नहीं कर सकता था, उसकी मांसपेशियां और अंग उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे। जल्द ही राक्षस के सिर से धुएं की काली धारें निकलने लगी, जब तक कि क्रिम्सन सैक्रिफाइसर में बिजली नहीं दौड़ गई, जिससे वह चमकीली लपटों में फट गया और जल्दी ही मुट्ठी भर राख में बदल गया। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मैग्नस ने कुछ बार सिर हिलाया, अपनी ठुड्डी को सोच समझ कर रगड़ते हुए। ये क्षमता स्पष्ट रूप से थंडर डेमन के खिलाफ आपकी लड़ाई के लायक थी। आह, मुझे निश्चित रूप से वह लड़ाई देखनी चाहिए। फिर मैग्नस ने अपनी ठोड़ी उठाई और एडम की ओर देखा। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप अपने हाथ को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुनर्जीवित राक्षस को खाने के लिए तैयार हैं? मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि मैं अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं करता। मैग्नस की आवाज तेज हो गई क्योंकि एक भयानक आभा उससे निकलने लगी। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ अपने हाथ को ठीक करने आया हूँ। अगर आपको डेटा चाहिए, तो मुझे प्रक्रिया ठीक से बताएं। मुझे लगता है, मुझे इस बात का एक मोटा मोटा अंदाजा है कि यह कैसे काम करना चाहिए। एडम ने गहरी सांस ली, हालांकि यह पहला जोखिम भरा काम नहीं होगा जो मैं करूंगा। ये पक्का है। अच्छा, बहुत अच्छा, तो चलिए आपके मैट्रिक्स की जांच करते हैं। नेसा परीक्षण करेगी और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। एडम, सिल्वाना, नेसा और मैग्नस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में चले गए जहां बहुत सारे मेडिकल उपकरण थे। जरूर, लिल्ला ने एडम की हालत की कई बार जांच की, फिर उसे विभाग से बाहर जाने दिया। वह पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन मैग्नस को सिर्फ अपने डेटा पर भरोसा था और उसे एडम के स्वास्थ्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में, वह कुछ और जानना चाहता था, एडम का शरीर कितना मजबूत था और वे उसके हाथ को फिर से बनाने में कितनी मदद कर सकते थे। कदम कदम कदम, एडम ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था जबकि कई स्कैनर उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, जो उसकी हर सांस, पसीने की हर बूंद और हर मांसपेशी के संकुचन का डेटा एकत्र कर रहे थे। मूल रूप से, मेरी विधि यह है कि आपका शरीर पुनर्योजी राक्षस की कोशिकाओं का उपयोग करके खोए हुए अंग को फिर से उगाएगा। मैं इसे नहीं छिपाऊंगा, यदि आप असफल होते हैं, तो राक्षस की कोशिकाएं आपके शरीर को अंदर से फाड़ देंगी। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको उन्हें दबाना होगा। मैग्नस ने आत्मविश्वास से कहा। एडम ने उसकी ओर देखा। मुझे अभी और कितना दौड़ना होगा? ज्यादा नहीं। जो भी हो, मेरी सफलता किस पर निर्भर करती है? क्या मुझे अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए या अपनी मांसपेशियों का? मेरा मतलब है, आपने कहा कि मुझे इन कोशिकाओं से ऊर्जा की आवश्यकता है जब तक वे अभी भी जीवित हैं। इस तरह, मैं क्रिम्सन सैक्रिफाइसर की तरह एक नया हाथ विकसित करूंगा, है ना? मैग्नस ने सिर हिलाया। विभिन्न कारक महत्वपूर्ण हैं। जब आप कल शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो जरूर। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा वास्तव में डराने वाला हो गया। खैर, मैं इसे नहीं छुपाऊंगा। मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा, ईमानदारी से। मैग्नस मुस्कुराया। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। पिछले 6 महीनों में मेरे जैसे ही अनुरोध लेकर आपके पास आए कितने फैंटम असफल हुए हैं? एडम ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ पूछा। उन्होंने यह विशेष अवधि इसलिए चुनी थी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मैग्नस अपने परिणामों में लगातार सुधार कर रहा था, इसलिए उन्हें ऐसी अद्यतन जानकारी की आवश्यकता थी जो शुरुआत में हुई असफलताओं से विकृत न हो। मैग्नस ने कंधे उचकाए। केवल 70% सहमत थे। जिन फैंटम ने सहमति व्यक्त की, उनमें से 50% को कोई परिणाम नहीं मिला। वे राक्षस के जीन को वश में नहीं कर सके। 30% अपने घावों के पुनर्जनन को काफी तेजी से करने में सक्षम थे। 5% ने अपने घावों को पूरी तरह से ठीक कर लिया। कुछ ने एक हाथ, एक पैर और एक आंख को ठीक कर लिया, और 15% की मृत्यु हो गई। कदम कदम कदम, एडम और सिल्वाना चमत्कार वेधशाला से निकलकर उस दर्जी के पास पहुंचे जिसके पास मैग्नस ने उन्हें भेजा था। एडम ने सभी परीक्षण पास कर लिए थे और मैग्नस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें दावत की तैयारी करनी थी। तो पूरी सफलता के लिए केवल 5%। ईमानदारी से कहूं तो, मैं इससे कुछ अधिक की उम्मीद कर रहा था। एडम ने शाम के आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहां तारे धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे, पहले तो सबसे चमकीले, लेकिन जल्द ही फीके तारे भी दिखाई देने लगे। सिल्वाना ने सिर हिलाया। यह मत भूलिए कि 30% लोग पुनर्जनन की गति बढ़ाने में सफल रहे और 50% लोग प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाए। इसलिए हमारे पास 35% लोग हैं जिन्हें इस पद्धति से कुछ हद तक लाभ हुआ और 15% की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, सफलता की संभावना 2.3 गुना अधिक है। सिल्वाना ने शांति से कहा। वह जानती थी कि अगर सफलता की संभावना विफलता से कहीं ज्यादा होगी तो एडम इलाज से इनकार नहीं करेगा।
शायद पहले उसे इस बात की चिंता होती, लेकिन अब उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उसका चुनाव सही था। हाँ, लेकिन मुझे उस 5% तक पहुंचना होगा। हालांकि त्वरित पुनर्जनन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह आपात स्थितियों के लिए है। सिल्वाना ने सिर हिलाया। मैग्नस ने जो कहा उसे मत भूलिए, बहुत कुछ फैंटम और चुने गए पुनर्योजी राक्षस पर निर्भर करता है। हर बार फैंटम और राक्षस की ताकत अलग अलग थी, इसलिए ये डेटा विकृत हैं। वे सटीक होंगे यदि फैंटम और राक्षस हर बार एक ही कठिनाई के हों, एक ही घाव के साथ। एडम ने गहरी सांस ली। अरे, मैं चाहता हूं कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। एक हाथ के साथ जीना बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी आधी क्षमता खो दी है। और थंडर डेमन ने मेरा मुख्य हाथ ले लिया, मैं बाएं हाथ का नहीं हूं। एडम ने अपने बचे हुए हाथ को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। सिल्वाना कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अगर यह काम हो गया तो कल ही आपका हाथ वापस मिल जाएगा। ये 3 से 6 महीने तक इंतजार करने से कहीं बेहतर है ना? हाँ, ये पक्का है। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, वह प्राचीन लकड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था। वे पहले ही सही इमारत के पास पहुंच चुके थे। कदम। सिल्वाना आगे बढ़ी और उसके लिए दरवाजा खोला। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्के से मुस्कुराए और एडम आगे बढ़ा। वह बचकानी शर्मिंदगी और अजीबोगरीबपन के कारण अपने लिए महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति की मदद से इनकार नहीं करेगा। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि मंद रोशनी से केवल हल्की रोशनी ही उन उत्तम पोशाकों को रोशन कर रही थी, साथ ही कुछ आगंतुक अपने लिए उपयुक्त सूट चुन रहे थे। नमस्ते, मुझे खेद है, लेकिन अभी रात के 8:55 बज रहे हैं, हम अब आगंतुकों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक लड़की उनके सामने प्रकट हुई, उसने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन डिजाइनर कपड़ों के साथ, जिससे उसका पहनावा बहुत सख्त नहीं था और मध्यम रूप से प्यारा था। तभी लड़की ने देखा कि एडम का दाहिना हाथ नहीं था, और उसका चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। आपका नाम क्या है, मिस्टर? लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एडम विंटर। चलो, तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों हैं और इतनी देर से क्यों आए हैं? बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, हमें अभी भी तैयार होना है। जरूर, मेरे पीछे आओ। लड़की ने सिर हिलाया और दुकान के दूर वाले हिस्से की ओर चली गई। लकड़ी का दरवाजा खुला और 3 परछाइयां एक कमरे में दाखिल हुईं, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। यह मुख्य दर्जी काजिमिर विगेनेट की निजी कार्यशाला थी। काजिमिर नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक स्टैंड पर रखे एक लंबे सूट को देख रहा था, तथा विचारमग्न होकर अपनी ठोड़ी को रगड़ रहा था, मानो ये देख रहा हो कि वह अपनी रचना में और क्या सुधार कर सकता है। मिस्टर काजिमिर, एडम विंटर और सिल्वाना डेसियो यहाँ हैं। लड़की ने मुख्य हॉल में लौटने से पहले कहा। काजिमिर के छोटे भूरे बाल, चतुर हरी आंखें और विरल दाढ़ी थी। उसके पास एक विशेष चश्मा था जिसमें एक वापस लेने योग्य लेंस था, जिससे वह छोटी से छोटी चीज को भी बारीकी से देख सकता था। फिर काजिमिर ने सिर हिलाया और एडम और सिल्वाना की ओर मुड़ा। शुभ संध्या। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे इतनी कठोरता से पूछा जाएगा, लेकिन मैं कौन होता हूं मैग्नस को मना करने वाला? काजिमिर ने दयालुता से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और डेस्क की ओर बढ़ गया। बैठो और मुझे बताओ कि तुम क्या पसंद करोगे। तुम्हारी पसंद क्या है? रेड फेस्ट शुरू होने में हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। काजिमिर ने अपना चश्मा ठीक किया। एडम और सिल्वाना ने सिर हिलाया और छोटी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ गए, जैसे कि वे किसी आलीशान कार्यशाला में नहीं बल्कि किसी बूढ़े दर्जी की कार्यशाला में हो जो दिल के लिए अपना पसंदीदा काम कर रहा हो। पसंद? सिल्वाना ने हैरान होकर पूछा। उसे भी समझ नहीं आया कि काजिमिर क्या कह रहा था। क्या तुम्हें सिर्फ हमारे लिए कपड़े चुनने नहीं थे? काजिमिर ने अपनी भौं उठाई, फिर वह तब तक हंसता रहा जब तक कि वह खुलकर हंसने नहीं लगा। हा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए थे? काजिमिर ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण अपने पैरों को हथेलियों से थपथपाया। मैग्नस हमेशा की तरह उनके प्रदर्शनों की सूची में है। खैर, यह कोई समस्या नहीं है। यह ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर सकते हैं। तभी काजिमिर का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने अपनी कार्यशाला में खड़े होकर कई पोशाकों की ओर हाथ हिलाया। रेड फेस्ट केवल उन विशेष सदस्यों के लिए आमंत्रण पर है जो कम से कम 1 साल से रेड फेस्ट में भाग ले रहे हैं। जाहिर है, मैग्नस उन लोगों में से एक है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, चाहे आप नए हों या अनुभवी पेटू में से एक हो, आपके पास एक सूट होना चाहिए, लेकिन किसी विशिष्ट एटेलिया का साधारण सूट नहीं, बल्कि एक विशेष सूट। काजिमिर ने गंभीर लेकिन दयालु स्वर में समझाना जारी रखा। ये स्पष्ट था कि मैग्नस के विपरीत, जिसका दिमाग ये स्पष्ट नहीं था कि क्या हो रहा है, काजिमिर अधिक मित्रवत और सीधा व्यक्ति था। क्या यहाँ केवल इसी तरह की पोशाकें ही बनाई जाती हैं? एडम ने चारों ओर देखते हुए पूछा। खैर, तकनीकी रूप से कोई भी कुशल दर्जी यह काम कर सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना सबसे अच्छा है जो रेड फीस्ट के बारे में जानता हो। जाहिर है कि ऐसे दर्जी बहुत कम हैं। काजिमिर ने अपनी आवाज में थोड़ा गर्व के साथ कहा। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके सैन्य और लोहारों, भूत प्रेतों और वैज्ञानिकों से संबंध थे, और अलग अलग स्तर के व्यापारियों और राजनेताओं से भी।
हर किसी को ऐसी उपलब्धि हासिल करना नसीब नहीं होता। किसी भी मामले में आपको मुझे अपने पसंदीदा रंग और अपनी पोशाक का प्रारूप बताना होगा कि क्या ये कुछ सादा और तंग पोशाक है या राजकुमारी की तरह एक चौड़ी पोशाक है। फिर आपके मुखौटे के आकार के साथ साथ आपका उपनाम भी। काजिमिर ने अपना हाथ हिलाया। सिल्वाना ने विचारपूर्वक मेज की ओर देखा और बुदबुदाया, तो हमें एक अनोखी पोशाक, एक मुखौटा, एक उपनाम और पुराने सदस्यों में से एक का निमंत्रण चाहिए। ये सब सिर्फ रेड फेस्ट में शामिल होने के लिए है। इसमें बहुत कड़े प्रतिबंध हैं। काजिमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और विवरण मत भूलना। एडम ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। काजिमिर ने संतुष्ट भाव से अपनी छाती पर अंगूठा रखा। आपको एक उत्कृष्ट दर्जी की आवश्यकता है। मैं समझ गया। खैर, उस मामले में चलो शुरू करते हैं। मुझे एक सूट चाहिए जिसमें मुख्य भाग के रूप में एक लंबा कोट हो, लेकिन एक क्लासिक शैली को बनाए रखते हुए फिर भी आरामदायक और पर्याप्त रूप से खिंचावदार हो। मुख्य रंग काले और चांदी हैं, काला प्राथमिकता है। मास्क को चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढकना चाहिए, मुंह को छोड़कर बाकी सब कुछ, ये स्पष्ट कारण है। एडम ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे वह दर्जी का नियमित ग्राहक हो। सिल्वाना ने अपने बालों को ठीक करते हुए संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फॉल हिल जेल के बाद एडम ने कपड़ों में थोड़ी दिलचस्पी ली थी। तब और अब रास्ते में सिल्वाना ने उसे गति दी, इसलिए एडम को पता था कि वह क्या चाहता है और इसे कैसे समझाना है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। काजिमिर ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए सिर हिलाया। उसके दिमाग में पहले से ही एक खाका और कार्ययोजना बन रही थी। फिर उसने सिल्वाना की ओर देखा, उसकी पूछताछ की प्रतीक्षा में। मुझे एक लंबी, पतली ड्रेस चाहिए, जिसमें बंद नेकलाइन हो लेकिन कंधे खुले हों, कई धागों से बुनी हुई लंबी आस्तीनें हों। मुख्य रंग काले और लाल हैं। मैं चाहती हूँ कि स्टाइल आक्रामक, मध्यम रूप से सेक्सी हो, लेकिन फिर भी सख्त हो। मास्क में मुंह खुला रहना चाहिए, लेकिन केवल थोड़ा सा, सिर और बालों के कुछ हिस्से को भी ढकना चाहिए। सिल्वाना ने अपनी सटीक ज़रूरतें बताईं। काजिमिर ने सिर हिलाया, लगता है मेरे सामने बहुत काम है, लेकिन यह अच्छा है। आसान और उबाऊ ऑर्डर पूरे करने से बेहतर है कि दिलचस्प ऑर्डर पूरे किए जाएं। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? रेड फीस्ट बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। अरे, मैं दयालु लग सकता हूं, लेकिन मेरी व्यावसायिक कुशलता पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना। काजिमिर ने धमकी भरे अंदाज में कहा, डेडलैंड्स तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है और धागा और सुई मेरे हैं। ओह, एक तरह से हम एक जैसे हैं। आखिरकार, मैं आपकी कही गई हर बात को एक साथ रखता हूं। एडम ने शांति से कहा, लेकिन किसी कारण से काजिमिर को एडम की आवाज में एक खतरा महसूस हुआ। काजिमिर ने आह भरी। किसी भी हालत में काम शुरू करने से पहले आपको मुझे एक आखिरी विवरण बताना होगा। काजिमिर ने अपने हाथ जोड़े, एडम और सिल्वाना को गौर से देखते हुए, आपने कौन से उपनाम चुने हैं? एडम और सिल्वाना ने एक दूसरे की ओर देखा। ... 2 घंटे बाद एडम और सिल्वाना दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी पोशाकों को देख रहे थे जो कुछ ही मिनट पहले काजिर की सुई से बाहर आई थी। एडम का शरीर एक लंबे काले कोट से ढका हुआ था, जिसके धातु के किनारों में खतरनाक चमक थी, तथा ऊंचा कॉलर उसके चेहरे के निचले हिस्से को छुपाने में सक्षम था। अजीब बात यह है कि एडम ने 2 आस्तीन रखने का फैसला किया था, भले ही उसके पास एक हाथ था, अभी के लिए। दाहिनी आस्तीन को चांदी के धागों से कोट में सिल दिया गया था, जिसे आसानी से फाड़ा जा सकता था। कोट के नीचे 3 बटनों वाली एक टाइट बनियान थी। उसके नीचे गहरे रंग की पैंट थी, जिस पर बर्फ जैसी सफेद बेल्ट थी और आत्मविश्वास से भरे जूते थे। मुखौटा चांदी का था, दाहिने हिस्से में कोई विवरण नहीं था, ये पूरी तरह से फीका और विशिष्टता से रहित था, लेकिन बाईं ओर 4 पंजे के रूप में था जो एडम के चेहरे से आगे उसके कान तक फैला हुआ था। लगता है काजिमिर को डेडलैंड्स पर मेरी प्रगति के बारे में पता है। एडम ने मुखौटे को छूते हुए मन ही मन बुदबुदाया। फिर वह सिल्वाना की ओर मुड़ा। टाइट ब्लैक ड्रेस ने उसके सभी कर्व्स को उभारा, लेकिन सिर्फ उसके कंधे ही खुले हुए थे। कैजिमिर ने ड्रेस को वास्तविक से ज्यादा भव्य दिखाने के लिए बहुत सारे विवरण जोड़ने की कोशिश की थी। कपड़े की चौड़ी लाल रेखाएं उसकी आस्तीनों पर और पैरों के पास दिखाई दे रही थीं, जिससे लाल रंग का प्रवाहमय प्रभाव पैदा हो रहा था। उसका चेहरा एक काले मुखौटे से छिपा हुआ था जिस पर लाल रंग के छींटे थे। 5 धातु की छड़ें पीछे की ओर थीं, जैसे मकड़ी के पंजे अपने शिकार को कसकर पकड़ रहे हों। हमें अब चलना चाहिए, है न? एडम ने मुस्कुराते हुए कहा। वह काजिमिर के काम और सिल्वाना के परिवर्तन से प्रभावित था। हाँ, रेड फेस्ट जैसी घटना सिर्फ फर्स्ट रिंग में ही हो सकती थी। ये गढ़ का केंद्र था, जहां सब कुछ पाया जा सकता था। जाहिर है, जिस स्थान पर लाखों लोग रहते थे, वहां स्वाभाविक रूप से काला बाजार विकसित हो गया था, और रेड फीस्ट उस दर्शक वर्ग के लिए एक आयोजन था। अजीब बात यह है कि रेड फेस्ट का आयोजन जमीन के नीचे एक संग्रहालय के निचले हिस्से में किया गया था, जो सूरज के क्षितिज के नीचे जाते ही बंद हो जाता था। सुबह के समय लोग यहां दिलचस्प चीजें देखने आते थे, जिनमें से ज्यादातर राक्षस थे, जो सबसे दुर्लभ और सबसे असामान्य थे।
निश्चित रूप से, वास्तव में अनोखे राक्षस, उनकी हड्डियां और अंग अनुसंधान विभाग या वैज्ञानिकों द्वारा रखे गए थे, लेकिन आम लोगों के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। हालांकि एडम और सिल्वाना सीधे संग्रहालय नहीं गए, बल्कि कुछ ही सड़कों पर स्थित एक रेस्तरां में गए। रेस्तरां के नियंत्रण में एक भूमिगत पार्किंग स्थल था और यहीं से उन्होंने शुरुआत की। काजिमिर भी आज रेड फेस्ट में आने वाला था, लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई थी। उसके लिए यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई थी, इसलिए अपना काम पूरा करने के लिए रेड फेस्ट का कुछ हिस्सा मिस करना उसके लिए सामान्य बात थी। रेड फेस्ट ऐसा आयोजन नहीं था जो साल में सिर्फ एक बार होता था जब 7 सितारे एक पंक्ति में खड़े होते थे। आखिरकार, राक्षस का मांस बेचना एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। कई जगहों पर समय समय पर रेड फेस्ट जैसे आयोजन होते थे, लेकिन वे उतने बड़े और भव्य नहीं होते थे। फिर भी, रेड फेस्ट को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। जैसा कि एडम और सिल्वाना ने पता लगा लिया था, उन्हें उस विशाल लाल रंग के दरवाजे तक पहुंचने से पहले कई चीजों से गुजरना जरूरी था जिसके सामने वे अब खड़े थे। संग्रहालय के नीचे रेड फीस्ट स्थल तक जाने के लिए कई रास्ते थे, इसलिए एडम और सिल्वाना ही दरवाजे तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। अन्य अतिथि अन्य मार्गों से थे। क्रैकल, दरवाजा खुला और उसके ठीक पीछे एक लड़की उनका इंतजार कर रही थी। गहरे लाल रंग का सूट पहने हुए, कुछ वेटर के कपड़े जैसा, लेकिन यह उच्च स्तर का था। एक बटलर जैसा, जिसके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन फिर भी वह किसी का नौकर और अधीनस्थ था। लड़की के पास एक मुखौटा भी था, माथे के क्षेत्र में 2 काले क्रिस्टल के साथ लाल। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के अन्य मुखौटे भी थे और क्रिस्टल की संख्या अलग अलग हो सकती थी। नमस्ते, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ नए हैं। क्या मैं आपका निमंत्रण कार्ड देख सकती हूँ? लड़की ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एडम और सिल्वाना को नहीं पता था कि इस लड़की की क्या भूमिका थी, क्योंकि वह मेहमान नहीं थी, बल्कि वह थी एक संरक्षक। उसका एक काम मेहमानों की जांच करना था। जरूर, एडम ने सिर हिलाया और लड़की को एक साधारण लाल कार्ड दिया जो ऐसा लग रहा था जैसे खून में भीगा हुआ हो। इस पर कोई नाम या हस्ताक्षर नहीं था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्ड किसने दिया, हर किसी के पास अपना उपनाम था। हालांकि, कार्ड पर एक टूटा हुआ घंटाघर का चिन्ह था। लड़की की आंखें बड़ी हो गईं। ओह, लाल रंग वाला। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई खास व्यक्ति लेकर आया है। खैर, यह मेरा काम नहीं है, कृपया अंदर आ जाओ। तुम कोई भी खाली टेबल ले सकते हो, लड़की ने विनम्रता से कहा, लेकिन कार्ड देने से पहले उसे कुछ याद आया। मुझे खेद है, जब मैंने आपका कार्ड देखा, तो मैं पूरी तरह से भूल गई कि आप यहाँ पहली बार आए हैं। कृपया अपना उपनाम बताएं। लड़की ने एक साधारण ठोस किताब और साथ ही अपने हाथों में एक कलम उठाया। घर के हर कोने में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा था। एडम और सिल्वाना ने एक दूसरे को देखा। सिल्वाना ने सबसे पहले बात की। काली माए, उघम। लड़की ने सिर हिलाया और एडम की ओर देखने से पहले जल्दी से अपना उपनाम लिख लिया। और तुम? डाक वीवर। एडम ने लड़की की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। वह नहीं जानता था कि लड़की कौन थी, नहीं वह जानती थी, क्योंकि सभी ने अपनी आभा, जानकारी, चेहरे और नाम छिपाए थे, इसलिए यह पता लगाना असंभव था कि कौन प्रेत था और कौन मात्र इंसान था। इसके अलावा, एडम ने अपना एनईपी उतार दिया, जिसे उसे रेड फेस्ट में पहनने की अनुमति नहीं थी। फिर भी, सेना एक दूसरे की चाल बता सकती थी, या पहचान सकती थी कि कौन साधारण इंसान है। प्रेत भी उसी स्थिति में थे। अगर वे ध्यान से देखें, तो वे पहचान सकते थे कि यह प्रेत है या उनके सामने खड़ा कोई आम आदमी। भले ही वे स्वयं को काले घूंघट से ढके हों, फिर भी उनकी आवाज के स्वर, बोलते समय उनके द्वारा चुने गए शब्दों और उनकी चाल जैसी छोटी छोटी बातों से उनका पता लगाया जा सकता था। जैसे ही एडम और सिल्वाना मुख्य हॉल में दाखिल हुए, दीवारों से स्पीकरों के माध्यम से एक आवाज आई, लेकिन उसे कोई आवाज दे रहा था। ब्लैक विडो और डार्क वीवर से मिलिए। हमारे नए लोगों का उचित स्वागत करें। सब ने इसे सुना। समय समय पर, रेड फीस्ट में नए लोग आते थे और नए लोग हमेशा आते थे, लेकिन ये कोई बार बार होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि कुछ दुर्लभ और उत्सुकता भरी बात थी। एडम और सिल्वाना ने इधर उधर देखा। वे कहीं जाने की तलाश में थे, लेकिन सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। कदम कदम कदम, काले कपड़े पहने और पूरे चेहरे को सफेद मास्क से ढके एक लड़की उनके पास आई। तुम? एडम ने बुदबुदाया, उसे पहले ही पता चल गया था कि उनके सामने कौन खड़ा था। मैं डबल कॉन्ट्रास्ट हूँ, लड़की ने शांति से अपनी हथेली छाती पर रखते हुए कहा। कृपया मेरे पीछे आएं और हमारे मेहमान बन जाएं। हमने अभी 4 लोगों के लिए एक टेबल ली है। डुअल कॉन्ट्रास्ट, है ना? खैर, जैसी आपकी इच्छा। मुझे आश्चर्य है कि उसका उपनाम क्या है। एडम ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया। जाहिर है, डुअल कॉन्ट्रास्ट ही नेसा थी। एडम को ये बात तुरंत ही समझ आ गई, उसके कदमों और मुखौटे के नीचे से दिखने वाले तीखे चेहरे से। जैसे ही वे उस टेबल के पास पहुंचे जो बीच में काफी करीब थी, उन्होंने एक आदमी को लंबे लाल रंग के कोट में देखा। यह मैग्नस था, जैसा कि उसके बालों और व्यवहार से स्पष्ट था। उस समय, वह शराब पी रहा था और अंगूर खा रहा था। हाँ,
खाने पीने की चीजें पहले से ही टेबल पर रखी हुई थी, लेकिन मुख्य व्यंजन, मॉन्स्टर मीट, अभी तक नहीं आया था। सबसे जरूरी चीज अंत के लिए छोड़ दी गई थी क्योंकि अभी मेहमान बस इकट्ठा होने वाले थे। मैग्नस ने उनकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा गहरे लाल रंग के मुखौटे से छिपा हुआ था, जिसके किनारे अजीब भूरे रंग के फटे हुए थे, मानो बुढ़ापे की वजह से। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी, जिसके सिरे नुकीले थे और जो एक काले गोले के चारों ओर मुड़ी हुई थी। जाहिर है, यह उसके व्यक्तित्व का एक सजावटी तत्व है। अच्छा, मुझे अनुमान लगाने दो, खून से संबंधित कुछ। एडम ने मैग्नस के सामने बैठते हुए सुझाव दिया। नहीं, मैग्नस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत करके खुशी हुई, डार्क वीवर, मैं टाइम एपोस्टल हूँ। आपको जानकर खुशी हुई। एडम ने अपनी आंखें घुमाईं। चलो, मुझे इस दिखावे से कोई परेशानी नहीं है, नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन क्या हम कम से कम सामान्य रूप से बातचीत कर सकते हैं बिना ये दिखावा किए कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया और अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया तथा उसकी तीखी नोक एडम की ओर तान दी। डार्क वीवर, हम आज ही मिले हैं, इसलिए ये देखते हुए कि मैं तुम्हें एक दिन से भी कम समय से जानता हूं, तुम अभी भी मेरे लिए अजनबी हो। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एडम ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिल्वाना उसके बगल में बैठ गई और नेसा मैग्नस के बगल में बैठ गई। वैसे, मैग्नस ने अपनी छड़ी मेज पर रखते हुए कहा, जब तुम दर्जी के पास थे तब मैंने थंडर डेमन के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी थी। और एडम ने भौहें उठाईं। आपने अच्छा किया, लेकिन मैं आपकी लड़ाई के लिए आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है और हर कोई इससे सहमत है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। मैग्नस ने धीरे से सिल्वाना की ओर अपना डंडा तान दिया। सिल्वाना हैरान थी। मैग्नस धूर्तता से मुस्कुराया। तुम्हारी बहस का ऑडियो हटा दिया गया है, लेकिन अन्य रिकॉर्डिंग से तुम्हारे चेहरे के भाव से यह स्पष्ट है। वह तुम्हें इस मामले से बाहर निकालना चाहती थी, जो तार्किक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही था, लेकिन तुम एक पागल हो जिसने उसे उसकी जगह याद दिला दी और शीर्ष 2 राक्षस को हरा दिया। बहुत बढ़िया काम। एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैग्नस ने उससे पहले ही यह बात कह दी। यह मत भूलो कि तुम्हारा ऑपरेटर युद्ध के मैदान में नहीं है। मैंने बहुत से फैंटम देखे हैं जो इसलिए मर गए क्योंकि उनके ऑपरेटर बहुत चिंतित थे। हालांकि, मैग्नस कुछ देर के लिए रुक गया। उसने एडम की ओर गौर से देखा। एक शक्तिशाली राक्षस को हराने के जोखिम में मरने वाले प्रेत 10 गुना अधिक थे, ये निश्चित है। उसी समय हॉल का केंद्र स्पॉटलाइट से जगमगाने लगा, वह खाली था और वहां कोई टेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही मेहमानों की मेजें उनके लिए आए भोजन से भर जाएंगी।